हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नावल काला अंग्रेज़ का 6वां भाग। पूरी वारदात बताने के बाद अभी तक हैरत में डूबा घुड़सवार अपनी ही उम्र के एक और व्यक्ति से कह रहा था, क्या तुमने कभी कोई ऐसा दृश्य देखा है पंडित दीनदयाल? इब्राहिम, दीनदयाल नाम के उस व्यक्ति ने कहा, जिसने ऊपर से नीचे तक भगवा कपड़े पहन रखे थे। मैं तो अब भी तुम्हारे बताए जाने के बावजूद विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। पहली बात तो ये कि प्रतिद्वंदी के सामने से जान बचाकर भाग जाना जंगल के राजा की प्रवृत्ति में ही नहीं होता, और वह भी उन हालात में जब उसने अपनी आंखों से अपनी मादा को गोली खाकर मरते देखा। सिंहराज अपनी मादा के हत्यारे के सामने से डरकर भाग जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। तुम्हारी बात मुकम्मल रूप से दुरुस्त है। अगर यह दृश्य किसी ने मुझे बताया होता, अपनी आंखों से न देखा होता, तो कभी यकीन नहीं कर सकता था। तुम्हारी तरह यही सोचता कि बताने वाला गप हाँक रहा है, मगर उस सबको मैंने अपनी आंखों से देखा है दीनदयाल। उसके सामने से शेर इस तरह दुम दबाकर भागा था जैसे शेर को देखकर हिरन भागते हैं। मैंने साफ महसूस किया था कि उसकी आंखों से आंखें मिलते ही शेर की ताकत छीण पड़ती चली गई थी। कोई ना कोई जादू ज़रूर है उसकी आंखों में। आंखों में? दीनदयाल चकराया। भला किसी की आंखों में ऐसा क्या जादू हो सकता है कि उन्हें देखकर शेर भाग जाए? मुझे नहीं पता, तभी तो तुमसे चर्चा कर रहा हूँ। और कुछ कहता कहता खुद ही रुक गया इब्राहिम। दीनदयाल ने पूछा, और उसकी आंखों के इस अजीबे को मैंने पहली बार महसूस नहीं किया है, पहले भी महसूस करता रहा हूँ। पहले भी? दीनदयाल की आंखें गोल हो गई। सबसे ज़्यादा शिद्दत से मैंने इस बात को तब महसूस किया था जब खुद उसके साथ अखाड़े में कुश्ती की थी। तुमने कुश्ती की थी उससे? हाँ, अपने शागिर्द से। हालात ही ऐसे बन गए थे। पूरी बात बताओ। ये तो तुम जानते ही हो कि मैं एक मदरसा चलाता हूँ, उसने कहना शुरू किया। ऐसा मदरसा जिसमें इस्लामिक तालीम देने के साथ साथ बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया जाता है। उन्हें अलग अलग किस्म के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी ट्रेनिंग जिसके बाद वो मत बताओ जो मैं जानता हूँ। मेरे मदरसे में करीब 25 लड़के हैं। समय समय पर मैं उनकी दिमागी और शारीरिक ताकत का इम्तहान लेने के लिए उन्हें आपस में ही भिड़ाता रहता हूँ। ये लड़का जिसका नाम नज़ीर एलिस है, जब मेरे पास आया तो केवल 1 साल का था। नज़ीर एलिस? दीनदयाल चौंका। ये नाम तुम्हें विचित्र नहीं लगा? आधा मुस्लिम आधा अंग्रेज़। लगा था, इब्राहिम ने कहा, और ये बात उसकी माँ से उसी वक्त मैंने कही भी थी। माँ से? हाँ, ये बात आज से 13 साल पुरानी है। मेरे मदरसे में उसे वही छोड़ने आई थी। उसका क्या नाम था? मैंने पूछा, मगर उसने नहीं बताया। क्यों? कहने लगी, अगर मैंने अपना नाम बताया तो आप पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, जबकि कम से कम अभी मैं ऐसा नहीं चाहती। तुमने पूछा होगा क्यों? उसने कहा, अपने जिस बेटे को मैं आपकी सुपुर्दगी में छोड़ कर जा रही हूँ, इसे कुछ लोगों से जान का खतरा है। अगर मैं अपना नाम बता दूंगी तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये कौन है और इसे किन लोगों से जान का खतरा है, जो कि मैं नहीं चाहती कि आपको भी पता लगे। मैं तो ये भी नहीं चाहती कि नज़ीर एलिस को खुद भी अपनी आइडेंटिटी वक्त से पहले पता लगे। बड़ी रस्म बातें की थी उसने। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, अगर मुझे पता भी लग गया तो ये राज कम से कम तब तक मेरे ही सीने में दफन रहेगा जब तक तुम चाहोगी, मगर वह नहीं मानी। खुदा का वास्ता देकर बस इतना ही कहा कि समय आने पर आपको बता दूंगी, और वह समय आज तक नहीं आया। नहीं, आज तक तो ना उसने ये बताया कि उसका नाम क्या है और वह कौन है, और ना ही ये कि इस लड़के का नाम इतना अजीब यानी नज़ीर एलिस क्यों है, जबकि वह साल में कम से कम एक बार इसे मिलने ज़रूर आती है। उसके अलावा कोई नहीं आता? कभी कोई नहीं आया, और आता भी तो उसके निर्देश थे कि मैं उससे किसी को न मिलने दूँ, क्योंकि हो सकता है किसी तरह भनक निकाल कर वही लोग आ धमके जो उसकी जान के दुश्मन हैं। दीनदयाल ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि लड़का भी अपने बारे में पूरी तरह नहीं जानता। तुम समझ सकते हो, आदमी उसी बात को जानने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेता है जो उससे छुपाई जाती है। शायद यही कारण रहा कि एक बार मैंने छुपकर उसकी और उसकी माँ के बीच होने वाली बातें सुनी थी। मैंने पाया, लड़का खुद माँ से अपना पूरा परिचय जानने के लिए बेताब था। माँ ने उससे यही कहा कि वक्त आने पर वह उसे सब कुछ बता देगी। बड़ा रहस्यमय सा मामला है, दीनदयाल ने कहा। खैर, अब वापस उसी बात पर आते हैं जो हमारी बातों के फ्लो में अधूरी रह गई थी। तुम उसकी आंखों के बारे में बता रहे थे। इब्राहिम ने पुनः कहना शुरू किया। क्या मैं ये रहा था कि वह मेरे 25 शागिर्दों में हमेशा इस तरह हर तरह के इम्तिहान में अव्वल आता है। शारीरिक रूप से हर एक को पटकनी दे चुका है, उन्हें भी जिन्हें मैं उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर समझता हूँ। जब मैंने उन लड़कों से बात की तो सबने एक ही बात कही, ये कि जब नज़ीर एलिस हमारी आंखों में देखता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी ताकत कम हो गई है और हम अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ नहीं पाते। बड़ी विचित्र बात है। जब वह किसी से भी शिकस्त नहीं खाया तो मैंने खुद उससे कुश्ती करने का फ़ैसला किया। पहले तो वह हिचका, लेकिन फिर तैयार हो गया। तुम समझ सकते हो, युवा होने के कारण हो सकता है वह ताकत में मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन गुरु गुरु ही होता है।
हर हाल में मेरे पास उससे ज़्यादा दांव थे और मैं समझता था कि मैं उसे पटकनी दे दूंगा। लेकिन जब वह मेरे सामने पड़ा, खासतौर पर जब मेरी आंखें उससे मिली, तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ जैसा बाकी लड़के कहते थे। मैं भरपूर कोशिशों के बावजूद उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और ये सच्चाई है दीनदयाल कि उसने मुझे सिर्फ शिकस्त ही नहीं दी, बल्कि पटकनी पर पटकनी देता चला गया। हद हो गई। इतने सब के बावजूद मैं इस बात को अपना और बाकी लड़कों का भ्रम समझता रहा कि जब भी किसी की आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं तो सामने वाले को अपने अंदर वीकनेस सी लगती है। लेकिन आज आज जंगल में जो कुछ हुआ उसने मेरे दिमाग को घुमा कर रख दिया है। अब मैं इस बात को अपना भ्रम मानने को तैयार नहीं हूँ, बल्कि पक्के तौर पर मानता हूँ कि इसकी आंखों में कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर है। वह क्या चमत्कार हो सकता है वही जानना चाहता हूँ तुमसे, इसलिए ये सारी चर्चा कर रहा हूँ। इब्राहिम की पूरी बात सुनने के बाद दीनदयाल जाने की सोच में डूब गया। आंखें बंद कर ली थी उसने। साफ नज़र आ रहा था कि दिमाग पर जोर डालने के साथ वह मामले को समझने की कोशिश कर रहा है। जब वह बहुत देर तक खामोश रहा, आंखें ही नहीं खोली, तो इब्राहिम के धैर्य का बांध टूटने लगा। और उस वक्त वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दीनदयाल चुटकी बजा उठा। पट्टे ने आंखें खोल दी उसकी। पट्ट से आंखें खोल दी उसने। चेहरा दमक रहा था। भाव भंगिमाओं से नज़र आ रहा था कि बात किसी न किसी हद तक उसकी समझ में आई है। अभी वह कुछ बोल भी नहीं पाया था कि इब्राहिम ने पूछा, तुम्हारी इस चुटकी का क्या मतलब है? उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर दीनदयाल ने हुक्म सा दिया, अपना उस वक्त का जो अनुभव बताओ। मतलब कुश्ती के दरमियान जब तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से मिली तो तुमने कैसा महसूस किया था? मैं तुम्हारा सवाल ठीक से नहीं समझा। कहीं तुमने ऐसा तो महसूस नहीं किया था कि तुम्हारे अंदर की ऊर्जा आंखों के माध्यम से उसकी आंखों में जा रही है? हाँ हाँ। इब्राहिम इस तरह बोला जैसे उसे लगा हो कि दीनदयाल ने चोर चोर पकड़ लिया। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो तुम। मैंने ठीक ऐसे ही महसूस किया था। क्या तुम्हें ऐसा भी लगा था कि जैसे जैसे ऊर्जा उसकी आंखों में जा रही है तुम कमज़ोर पड़ते जा रहे हो? तुम्हारी शारीरिक शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है। कोशिश के बावजूद तुम उस पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था दीनदयाल, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। उत्साहित सा इब्राहिम कहता चला गया। मुझे लग रहा था कि मेरी सारी शक्ति निचुड़ गई है। अपने अंगों को अपनी इच्छा से हिला तो पा रहा था, लेकिन उनमें वह जान नहीं बची थी जिससे उसे शिकस्त दे सकता। सच्चाई तो यह है कि मेरी हालत भी उस शेर जैसी हुई थी। कुश्ती के दरमियान मुझे एहसास हो गया था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा और मुझे उसके सामने से भाग जाना चाहिए। अंतर बस इतना रहा कि शेर भाग गया और मैं गुरु होने के कारण भाग नहीं सका। ऐसा करना अपना अपमान लगा मुझे और मैं उसके हाथों पिटता रहा। मतलब दिमाग ठीक काम कर रहा था तुम्हारा? हाँ। दीनदयाल एक बार फिर खामोश हो गया। वह फिर कुछ सोच रहा था। सोच चुकने के बाद बोला, अब मेरे अगले सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना इब्राहिम। बोलो। इब्राहिम का दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगा था। क्या तुम्हें ऐसा भी लगा था कि तुम्हारी जो शक्ति छीण हुई है वह सिर्फ छीण ही नहीं हुई बल्कि उसे मिल गई है? हाँ हाँ, मेरा ख्याल यही है, ऐसे ही हुआ था। ऐसा ख्याल क्यों है तुम्हारा? क्योंकि उसके बाद जो प्रहार उसने मुझ पर किए थे वह उसकी अपनी शक्ति से कहीं ज़्यादा बल्कि कई गुना ज़्यादा थे। इब्राहिम कहता चला गया। और आज भी, आज की घटना के बाद तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि उसमें उससे दुगनी तुगनी या शायद 10 गुनी ताकत आ गई थी जितनी उसमें है। मैं उसका गुरु हूँ दीनदयाल। अच्छी तरह जानता हूँ कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वे किसी शेर के खुले हुए जबड़े को पकड़े और शेर की पुरजोर कोशिश के बाद भी बंद ना होने दे। उसकी तो बात ही छोड़ो, मेरा दावा है कि किसी इंसान के जिस्म में इतनी ताकत नहीं हो सकती। मगर उसने ऐसा किया था, मेरी आंखों के सामने किया था। शेर बेचारा अपना जबड़ा बंद करने के लिए फड़फड़ाता रहा, परंतु ऐसा कर नहीं सका। ऐसा कमाल तो कोई इंसान तभी कर सकता है जब चमत्कारिक रूप से उसकी ताकत 1000 गुना बढ़ गई। शेर की आधी ताकत आ गई थी उसमें। क्या मतलब? मैं इस पहेली को समझ गया इब्राहिम। दीनदयाल ने निर्णायक अंदाज में कहा, जिसकी आंखें उससे मिलती हैं, जिससे वह आंखें मिलाता है, उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हकीकत यही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नहीं बता सकता कि कैसे होता है, लेकिन ये बात तुम पक्के तौर पर समझ लो कि नज़ीर अली इस दुनिया का ऐसा पहला आदमी नहीं है जिससे ये क्वालिटी है। ऐसा कम से कम एक आदमी पहले भी हो चुका है और शायद एक ही हुआ है। उसके और नज़ीर के बीच ऐसा कोई शायद कोई तीसरा आदमी नहीं हुआ। किसकी बात कर रहे हो तुम? बाली की। बाली? यही नाम था उसका। पर यह है कौन? है नहीं इब्राहिम, है नहीं बल्कि था। दीनदयाल अपने एक एक शब्द पर जोर देता कहता चला गया। बहुत से मुसलमानों ने रामायण पढ़ी है, लेकिन लगता है तुमने नहीं पढ़ी। पढ़ी होती तो ये सवाल नहीं करती कि बाली कौन था। रामायण का ये एक कभी ना भुलाया जाने वाला किरदार है। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। इतना तो जानते ही होगे कि लंका पर चढ़ाई करके रावण को पराजित करने के लिए भगवान श्री राम को सेना की ज़रूरत थी। जानता हूँ, तब हनुमान जी ने उनकी मदद की थी। दीनदयाल यूँ मुस्कुराया जैसे इब्राहिम ने बचकानी बात कही हो। बोला, तुम्हें यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि जिस सेना की मदद से राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, हनुमान जी तो उस सेना के बहुत छोटे से योद्धा थे। अगर उनका इतना नाम हुआ है कि तुमने उनके अलावा किसी और का नाम नहीं सुना, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाद में चलकर वे राम के सबसे बड़े भक्त साबित हुए।
वास्तविकता यह है कि हनुमान जी तो उस सेना के नायक तक नहीं थे। उस सेना का नाम वानर सेना था और उस सेना के नायक का नाम सुग्रीव था। सुग्रीव? और बाली सुग्रीव का भाई था, यानी वानर था। वानर से मतलब बंदर से नहीं है। वानर नाम की उस वक्त एक जाति हुआ करती थी जो जंगल में रहती थी। ओह! बाली और सुग्रीव की शक्ल हूबहू एक थी। बाली में बचपन से ही यह गुण था कि जो भी उसके सामने आकर युद्ध करता था, उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। सोचो, कोई भी योद्धा, दुनिया का कोई भी योद्धा उससे कैसे जीत सकता था। ऐसे आदमी से कोई जीत ही कैसे सकता है जिसमें सामने वाले की आधी ताकत आ जाए। ऐसे आदमी के सामने तो चाहे जितना ताकतवर आदमी आ जाए, मुँह की ही खाएगा, क्योंकि आधी ताकत तो उसमें सामने वाले की आ गई और बाकी उसकी अपनी ताकत उसके पास है ही। दोनों ताकतें मिलाकर सामने वाले से हर हालत में ज़्यादा बैठेंगी, सो 100% वही जीतेगा। यही कारण था कि बाली से कभी कोई जीत नहीं सका। उसने रावण जैसे योद्धा को, उस रावण को जिसे परास्त करने में राम जी तक को विभीषण की मदद लेनी पड़ी थी, न केवल परास्त कर रखा था, बल्कि रावण भी उसके सामने से ठीक उसी तरह मैदान छोड़कर भागा था जिस तरह आज तुमने शेर को देखा है। ऐसे आदमी के सामने से तो सभी को भागना पड़ेगा। ईश्वर प्रदत्त अपनी इस विशेषता की वजह से बाली को अहंकार हो गया था। उसी अहंकार में चूर उसने अपने जुड़वा भाई यानी सुग्रीव की पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने महल में रखा हुआ था और सुग्रीव को धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। वाकई उसका कोई बिगाड़ी कह सकता था। राम ने जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए सुग्रीव से मदद मांगी तो सुग्रीव ने विनती की कि किसी तरह बाली के महल में फंसी उसकी पत्नी को वहां से निकालने की कृपा करें। ये काम बाली का वध किए बगैर नहीं हो सकता था। तब राम ने बाली का वध किया। राम जी ने कैसे वध कर दिया उसका? इब्राहिम की उत्सुकता पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। उनका भी तो आधा बल। उन्होंने सुग्रीव से बाली को ललकारने और उससे युद्ध करने के लिए कहा था। सुग्रीव ने वैसे ही किया। और तब, जबकि उन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, राम जी ने एक पेड़ की आड़ में छुपकर बाली पर वह बाढ़ चलाया जिससे उसकी मृत्यु हुई। ओह! तुम समझ सकते हो, यदि राम जी भी उसके सामने आकर युद्ध करते तो वे भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस अवस्था में राम जी का आधा बल बाली को मिल जाता। इसलिए उसका संहार करने के लिए छुपकर वार करने की युक्ति अपनानी पड़ी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि नज़ीर एलिस में भी वही गुण है जो रामायण काल में बाली में बताया गया है? जो तुमने बताया, अगर उस पर गौर किया जाए तो लक्षण तो वही हैं। दीनदयाल कहता चला गया। जैसे किसी की आंखों में सम्मोहन की शक्ति होती है, वैसे ही मुझे लगता है कि बाली और नज़ीर की आंखों को भगवान ने ही शक्ति दी होगी। इब्राहिम चुप रह गया। कहने के लिए कुछ सूझा नहीं था उसे। दिमाग बस ये कल्पना करने में जुट गया कि अपनी इस खूबी के कारण नज़ीर एलिस क्या क्या करिश्मा कर सकता है। अभी बहुत दूर तक नहीं सोच पाया था कि उसके मदरसे के एक लड़के ने आकर कहा, नज़ीर एलिस की माँ ही है बाबा। इब्राहिम के जहन को झटका सा लगा। खबर देने वाले लड़के की तरफ देखता रह गया था वह। अगला दृश्य। खट खट खट, किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। जेम्स एलिस झल्लाकर चीखा, कौन है? नज़ीर एलिस, बाहर से आवाज़ आई। यह नाम सुनते ही जेम्स एलिस के रोंगटे खड़े हो गए। दिमाग जाम। दरवाजे पर नज़ीर है, नज़ीर। यह एहसास उसके समूचे वजूद में खलबली मचा देने वाला था। दरवाज़ा खोलिए, आवाज़ पुनः आई। कौन नज़ीर? बोलने की अवस्था में आती जेम्स एलिस ने गुर्राते से लहजे में कहा था, मैं किसी नज़ीर को नहीं जानता। दरवाज़ा खोलिए तो सही, जान जाएंगे। आवाज़ ने हुक्म देने जैसे अंदाज में कहा था। नाना मुझे बता चुके हैं कि जब से आपको ये पता लगा है कि आज मैं आने वाला हूँ, आप इसी कमरे में बंद होकर शराब पी रहे हैं। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जेम्स एलिस ने अपने सामने पड़ी मेज पर रखी शराब की बोतल और आधे भरे गिलास पर नज़र डाली। चेहरे पर नफरत के भाव उभर आए। गुर्राया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़कर अंदर आ जाऊँगा। लहजे में अजीब सी दृढ़ता थी। बावजूद इसके एलिस चिल्लाए, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और जवाब में सचमुच दरवाजे पर किसी के जिस्म के ज़ोर से टकराने की आवाज़ उभरी। नफरत सैलाब बनकर जेम्स एलिस के चेहरे पर बहने लगी थी। दरवाज़ा महल का था, सो ज़ाहिर है कि बेहद मजबूत था, मगर लग यूं रहा था जैसे बाहर से उस पर किसी इंसान का नहीं, बल्कि हाथी का जिस्म टकरा रहा हो। 2-3 वारों में ही वह इस तरह चरमराने लगा था जैसे अगले 2-3 वारों में कक्ष के अंदर आ गिरेगा। तब जब जेम्स एलिस को लगा कि बाहर वाला नहीं मानेगा, तो वह एक झटके से उठ खड़ा हुआ। गुस्से की ज़्यादती के कारण कांपता हुआ सर दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजे पर उस वक्त चौथी चोट होकर ही चुकी थी कि जेम्स एलिस ने उसे एक झटके से खोल दिया। उसका खुलना था कि नज़र सामने मौजूद करीब 6 फुटे लड़के पर पड़ी। उस वक्त वह दरवाजे पर 5वां वार करने की मुद्रा में था। जहाँ का तहाँ रुक गया वह। रुक तो जेम्स एलिस भी जहाँ का तहाँ गया था। जेम्स एलिस उसे देख रहा था और वह जेम्स एलिस को, वह जिसने अपने ऊपरी जिस्म पर सैंडो बनियान जैसा कुछ पहन रखा था। उसमें उसकी बलिष्ठ भुजाएं और मछली के आकार में उठे हुए मसल साफ चमक रहे थे। जिस्म पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थीं। चौड़े कंधों वाले लड़के की खुली हुई छाती पर ढेर सारे बाल थे, गले में तावीज़। काला था वह, काला भुजंग मगर आकर्षक, ठीक सिकंदर की तरह।
अंडाकार चेहरे वाला। एलिस ने उसकी आंखों में बहुत बहुत ही अनोखी ज्योति महसूस की, ऐसी जैसे वे आंखें उसे अपनी तरफ खींच रही हों। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उसे यूं अपने सामने देखते ही जेम्स एलिस को लगा जैसे सिकंदर अचानक 14 साल का बनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। और ऐसा लगना था कि जेम्स एलिस के चेहरे पर असीम घृणा के भाव फैलते चले गए। उसने अपनी आंखें उसकी आंखों से हटाते हुए कहा, यहाँ क्यों आए तुम? दरवाज़ा खुलने से पहले ही बता चुका हूँ, आपसे बातें करने। कहने के साथ वह अधिकारपूर्ण अंदाज में उसकी बगल से गुजरता हुआ कक्ष के अंदर प्रविष्ट हो गया था। जेम्स एलिस ने उसके साथ साथ उसकी तरफ पलटते हुए कहा था, सुना नहीं तुमने? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। मुझे मालूम है, माँ सब बता चुकी है। वह एकाएक उसकी तरफ पलटता हुआ बोला, यह भी कि आपने पिछले 14 साल से मेरी माँ से बात नहीं की। यह भी कि उसने तालीम के लिए मुझे इसलिए अलग कलकत्ते के मदरसे में भेज दिया था क्योंकि उसे डर था कि आप मुझे कत्ल कर डालेंगे। उस मदरसे का पता उसने किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि मेरे नाना को भी नहीं। जब से होश संभाला तब से मैं भी उससे यही पूछता रहा कि मैं कौन हूँ। वह हर साल वहाँ आकर मुझसे मिलती रही और हर बार यही कहकर बहलाती रही कि वक्त आने पर बताएगी। और वह वक्त कल आया, वह कल जो गुजर चुका है। मुझे और बाबा को एक ही साथ सारी बातें बताई उसने। ये भी कहा कि आज मेरी 14वीं सालगिरह है और अब बस मेरी तालीम पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब वे मुझे लेने आई हैं। इतना तो समझ ही गए होंगे आप कि वे मुझे ये बता चुकी हैं कि आप उनसे और मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं, ख़ास तौर से मेरी शक्ल से क्यों नफ़रत है आपको। जब उसने सब कुछ बता ही दिया है तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? एलिस के लहजे में नफ़रत बढ़ती ही जा रही थी। आपको वह बात समझाने जो पिछले 14 साल से मेरे नाना लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मेरे बेटे हो। यकीनन। उसने एलिस की आंखों में झांका। उससे आंखें मिलाए रखने की कोशिश एलिस ने भी की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सका। सो आंखों से आंखें हटाकर मेज़ की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुम्हें क्या मालूम कि तुम मेरे बेटे हो? मेरी माँ ने यही बताया मुझे। उसने बताया, तुमने मान लिया? आप ही को कैसे पता कि आप उसी पिता के बेटे हैं जिसे आप अपना पिता मानते हैं या कहते हैं? भरना गया जेम्स एलिस। गुर्राया, जुबान संभाल कर बात कर लड़के। मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। नज़ीर ने फिर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की जिसमें वह कामयाब नहीं हो सका। हर शख्स उन्हीं को अपने माँ बाप समझता है जिन्हें बता दिया जाता है कि ये तेरे माँ बाप हैं, और बताने वाले भी माँ बाप ही होते हैं। उनके कथन पर ताज़ ज़िंदगी यकीन करने के अलावा किसी शख्स के पास अपने बारे में जानने का और कोई तरीका नहीं होता। मेरे बाप ने यह नहीं कहा था कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ। मतलब मेरे दादा आपकी तरह शक्की नहीं थे। शक? शक की बात करता है तू? एलिस को मानो किसी ने ऊपर से नीचे तक सुलगा दिया था। शक की बात करता है? ये शक नहीं तो और क्या है कि माँ ने आपको हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं आप ही का बेटा हूँ, मगर आपने यकीन नहीं किया। 14 साल गुजर जाने के बावजूद, और तूने उसके एक ही बार कहने पर यकीन कर लिया। मेरी माँ जो है वो, और तालीम मैंने यही पाई है कि माँ अपने बच्चे से कभी झूठ नहीं बोलती। तो ठीक है, मैं तुझसे नहीं कह रहा, बल्कि मैं किसी से भी नहीं कह रहा कि उस पर यकीन न करे। जो तुझे सोचना है सोचता रहे, जो मानना है मानता रहे। मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी सेहत पर पड़ता है। मतलब? आप मेरे पिता हैं, मैं आपको पिता ही कहूँगा। मेरा मेरा दिमाग ख़राब मत कर लड़के। एलिस हलक फाड़ कर चीख उठा, निकल जाए यहाँ से। कहा था, यही कहा था माँ ने। वह बोला, कलकत्ता से यहाँ तक सारे रास्ते वो मुझे यही समझाती लाई है कि मैं आपसे कोई बात ना करूँ, बल्कि सामने पढ़ने से भी बचूँ। जब यहाँ पहुँचा तो नाना ने भी यही कहा, मगर मैं नहीं माना। महल में कदम रखते ही सबसे पहले आपके पास आया हूँ। यह समझाने आया हूँ कि हो सकता है इस मामले में एक बीवी अपने शौहर से झूठ बोल देती हो, लेकिन एक माँ अपने बेटे से झूठ नहीं बोलती। उसने रो रो कर मुझसे यही कहा कि मैं आप ही का बेटा हूँ। कम से कम अब तो आपको उस बात पर यकीन आ जाना चाहिए जिस पर 14 साल से यकीन नहीं किया। एक बार फिर कहूँगा, एक माँ अपने बेटे से, मेरे बेटा। एलिस ने नफरत से मुंह से कोड़ा, शक्ल देखी अपनी? अंग्रेज़ों के बेटे ऐसे नहीं होते। कुदरत के बारे में कौन क्या जानता है? इतना भी उलट पुलट नहीं करती कुदरत। इतनी उलट पुलट तो इंसान ही करते हैं। तूने तो शायद अभी तक सिकंदर को देखा भी नहीं है। देख उसे, अपनी सूरत उससे मिला। तुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि तू नज़ीर एलिस नहीं, नज़ीर सिकंदर है। नज़ीर सिकंदर। मिलूँगा, उससे भी ज़रूर मिलूँगा। भला उससे क्यों नहीं मिलूँगा जिसका मुझे अक्स कहा जा रहा है, और जो उस वक्त मेरी माँ के जहन में था जब मैं माँ के गर्भ में था। लेकिन शायद आपकी नॉलेज में हो कि माँ और नाना ने आज शाम मेरे यहाँ आने और 14वीं सालगिरह की खुशी में दावत रखी है। तो आपको उसमें मौजूद रहना है। मैं नहीं रहूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसमें मौजूद ना रहें। नज़ीर ने उसकी बात काट कर ठीक उल्टे ढंग से पूरी की। आपको रहना पड़ेगा अब्बा जान। खबरदार लड़के, खबरदार जो मुझे अब्बा कहा। एलिस के सारे जिस्म मानो चिंगारियाँ सी सुलग उठी थी। नज़ीर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान भी ठीक सिकंदर जैसी थी। जेम्स एलिस की बात पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर कहा था उसने, पार्टी में आना आपको इसलिए पड़ेगा क्योंकि सिकंदर भी आ रहा है। सिकंदर? वह जैसे बुरी तरह उछल पड़ा। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में सिकंदर आ रहा है?
नज़ीर ने जुबान से जवाब देने की जगह सैंडो बनियान की जेब से एक कागज़ निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसे लेने के लिए एलिस ने एकदम से हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि हकबकाई सी नज़रों से उसकी तरफ देखता रह गया। एक बार फिर वह उसकी चमकदार आंखों का सामना नहीं कर सका था। घबराकर उसके हाथ से कागज़ झपट लिया, उसकी तहें खोली और पढ़ा। लिखा था, मिस्टर जेम्स एलिस, सुना है आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है। ये भी सुना है कि इस खुशी में तुम्हारी बीवी ने एक पार्टी रखी है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे बेटे के जन्मदिन की पार्टी और मैं ना हूँ? वैसे भी दिल में उसे देखने की ज़बरदस्त तमन्ना है। लोग कहते हैं कि उसकी सूरत मुझसे मिलती है। देखने की तमन्ना तो उसी दिन से है जिस दिन वह पैदा हुआ। और यह खबर मुझ तक पहुंची कि तुम्हें इस बात का पूरा डाउट है कि वह मेरा बेटा है, मगर इससे पहले कि देख पाता। पता नहीं तुम्हारी बीवी उसे कहाँ छोड़ आई। जिस तरह तुम्हें पता नहीं लग सका, उसी तरह लाख कोशिशों के बावजूद मैं भी पता न लगा सका। और सुना है आज 13 साल बाद वह अपनी रियासत में आ रहा है और आज ही उसका जन्मदिन है। उसकी शक्ल देखने के लिए अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। सो पार्टी में आ रहा हूँ। और भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पार्टी में आऊँ और तुम्हारे बेटे को कोई तोहफ़ा देकर ना जाऊँ? याद रखना, आज मैं उसे एक ऐसा तोहफ़ा देने वाला हूँ जिसे सारी ज़िंदगी तुम ही नहीं वह भी याद रखेगा। इंकलाब जिंदाबाद। आज़ादी का दीवाना सिकंदर खान। अगला दृश्य। जेम्स एलिस ने मुकम्मल खत पढ़ा और पढ़ते पढ़ते गुस्से की ज़्यादती के कारण उसका सारा जिस्म कांपने लगा था। नज़रें खत से उठी, एक बार फिर सामने खड़े नज़ीर की आंखों से मिली और मुंह से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली। तुम्हें कहाँ से मिला ये? हमारे यहाँ पहुँचते ही नाना ने माँ को दिया था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्हें कहाँ से मिला? उत्तेजित अवस्था में जेम्स एलिस ने चीख कर पूछा था। उनका कहना है ये कागज़ उन्हें उनके बाथरूम के आईने पर चिपका मिला। उसने ठीक सिकंदर जैसी मोहक मुस्कान के साथ कहा था। तभी से वे बेहद परेशान और बेचैनी के साथ मेरे और माँ के आगमन का इंतज़ार कर रहे थे। महाराज के बाथरूम से? जेम्स एलिस चौंका। भला वहाँ से कंदर की पहुँच कैसे हो सकती है? नहीं, मैं नहीं मान सकता कि महल में कदम रख सकता है। आज 14 साल हो गए, महल में एक भी इंडियन सैनिक नहीं है। मैंने उसी दिन एक एक इंडियन सैनिक को यहाँ से हटाकर अंग्रेज़ सैनिकों को तैनात कर दिया था, जिस दिन ये महसूस किया कि इंडियन सेना में उसकी ज़बरदस्त घुसपैठ है। एक नहीं अनेक सैनिक उससे मिले हुए हैं और उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उस दिन के बाद से कम महल के अंदर उसकी कोई गतिविधि नहीं हुई। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई अंग्रेज़ सैनिक उससे मिला हुआ हो। फिर भला वह अपने इस लेटर को महाराज के बाथरूम में कैसे पहुंचा सकता है? मैंने सुना है कि वह ऐसे चमत्कार अक्सर दिखा देता है। एक बार फिर नज़ीर ने उसी मोहक मुस्कान के साथ कहा। जेम्स एलिस के तन बदन में आग लग गई। बोला, पिछली घटनाएं गवाह हैं कि उसने हर वह काम जिसे लोग चमत्कार कहते हैं घर के भेदियों के बूते पर किया है। और अब इस महल में उसके सिर्फ एक भेदी के अलावा और कोई नहीं है। कौन है वह भेदी? तेरी माँ। आपका ख्याल गलत है। मैं इस मामले में तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ और वे बातें वही हैं जो मुझे मेरी माँ ने बताई हैं। जेम्स एलिस ने कोई सवाल नहीं किया। वह देख ज़रूर नज़ीर की तरफ रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई सवालिया निशान नहीं था। ऐसा कोई चिन्ह ही नहीं था उस पर जैसे वह उससे कुछ जानना चाहता हो। लेकिन नज़ीर कहता चला गया, माँ ने मुझे बताया है कि सिकंदर उनका अपहरण खुद उन्हीं की मदद के कारण कर सका था। क्या मतलब? एलिस बुरी तरह चौंकने पर मजबूर हो गया। माँ ने मुझे बताया है कि उन दिनों वे दीवानगी की हद तक सिकंदर की फ़ैन थी, उससे मिलना चाहती थी। इतना ही नहीं, किसी हद तक वे उसके मिशन को ठीक भी मानती थी। इन्हीं दोनों कारणों से अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अपना अपहरण खुद उन्होंने ही कराया था। मतलब सही निकला, मेरा एक एक शख्स सही निकला। बड़ी ही अनोखी उत्तेजना से घिरा एलिस कहता चला गया। बगैर उसके लीक की यह खबर सिकंदर तक पहुंची नहीं थी कि उसे मैंने तहखाने में रखा था। यह भेद उसी ने अमरिंदर को दिया और अमरिंदर ने सिकंदर तक पहुंचाया। और उसके बाद खंडर से लौटते लौटते वक्त जब आपने माँ से ये कहा कि आप अमरिंदर से यह भेद उगलवा कर रहेंगे कि उसे उनके तहखाने में होने की जानकारी कैसे हुई, तो घबराकर माँ ने ही रात में तहखाने में जाकर उसकी हत्या की थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस वक्त वे नहीं चाहती थी कि यही शक था मुझे, यही शक था। उसकी बात काटने के साथ एलिस दाँत भींचकर कहता चला गया, मगर कोई सबूत नहीं मिल पाया। और तू तू ये सब खुद उसी के मुँह से सुनने के बाद भी उसे सती सावित्री समझ रहा है? यह सब कुछ उन्होंने मुझे खुद बताया। इसी से तो साबित होता है कि अब्बा जान की वे सच्ची हैं, सती सावित्री हैं। क्या मतलब? सिकंदर की दीवानी होकर उससे मिलने और उसके मिशन को सही मानने के जुनून में माँ ने कितनी बड़ी गलती की, इस बात का एहसास उन्हें उस दिन हुआ जिस दिन आपने मुझे देखते ही सिकंदर का बेटा कहा। उसी दिन से पश्चाताप की आग में सुलग रही हैं वे। दिल की गहराइयों से कबूल करती हैं कि कसूर आपका नहीं, खुद उनका है। ना उन्होंने वह नादानी की होती, ना वह होता जो हुआ। इन बातों को जो उन्होंने मुझे आज बताई हैं, उन्होंने अनेक बार आपको बताने की कोशिश की, मगर आपने कभी मौका ही नहीं दिया। नज़ीर कहता चला जा रहा था। समझने की कोशिश कीजिए अब्बाजान, वक्ती जज्बातों और जुनून में फंसे इंसान से ऐसी गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं।
वही माँ से भी हुआ। जिन्होंने इतनी सारी बातें बताई उन्होंने ये भी बताया कि सिकंदर और उसके साथी उनके हाथों आपकी हत्या कराना चाहते थे, जिसे उन्होंने सुनते ही नकार दिया था। क्यों? इसी में क्या बुराई थी? जेम्स एलिस ने गहरी नफरत के साथ कहा। उनके कहने पर यह भी कर डालती? भला उसके लिए मेरी हत्या कर डालना क्या मुश्किल था? इसी बात पर गौर कीजिए अब्बा जान, इसी बात पर गौर कीजिए कि जो काम उनके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं था वो उन्होंने नहीं किया। इससे अपने आप जाहिर हो जाता है कि वे सच्ची हैं और उनसे जुनून में जो गलती हुई सो हुई। जुनून से बाहर आने के बाद कोई गलती नहीं की और उस वक्त उन्हें सिकंदर से नफरत ही हो गई जब सिकंदर ने उनका कहा नहीं माना। वह क्या मनवाना चाहती थी सिकंदर से? जेम्स एलिस का हर शब्द व्यंग से सराबोर था। बात मेरे पैदा होने के बाद की है, नज़ीर ने कहा। सिकंदर का एक आदमी माँ से मिला। उसने कहा कि सिकंदर मुझे देखना चाहता है क्योंकि औरों की तरह उसने भी सुना है कि मेरी शक्ल उससे मिलती है। माँ ने उससे कहा कि सिकंदर से जाकर कहो कम से कम वह तो जानता ही है कि नज़ीर उसका नहीं, एलिस का बेटा है। वह किसी भी तरह एलिस और रियाया के दिमाग पर छाए इस भ्रम को दूर करे। ये एक हिंदुस्तानी औरत के चरित्र पर लगे दाग का सवाल है। मगर उसने सिकंदर की तरफ से कहा, इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ही तो है कि एलिस कोड़ रहा है। रियाया ये समझ रही है कि नज़ीर सिकंदर का बेटा है। हम सबकी राय है कि एक अंग्रेज़ को भला इससे बड़ी क्या चोट दी जा सकती है। और तुम भी तो आज़ादी की पक्षधर हो। इस बात से तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए कि उसके बेटे को सिकंदर का बेटा समझा जा रहा है। सिकंदर की तरफ से भेजे गए इस जवाब ने उस शख्स के प्रति माँ का दिल नफरत से भर दिया जिसकी दीवानगी के जुनून में फंसकर वह इतनी बड़ी गलती कर बैठी थी। बड़ी चालाक है तेरी माँ, बड़ी चालाक है। एलिस के लहजे में छुपी नफरत बढ़ती ही जा रही थी। सच्ची घटनाओं की चाशनी में डुबोकर उसने एक ऐसी झूठी कहानी कर ली है जिसके बूते पर न केवल तेरा विश्वास अर्जित कर लिया बल्कि तेरे ज़रिए मुझे भी बेवकूफ़ बनाना चाहती है। वह सोचती है कि नहीं अब्बा जान, इतने नकारात्मक तरीके से मत सोचिए। नज़ीर ने उसकी बात काटी। कम से कम ये तो समझने की कोशिश कीजिए कि उन्हें मुझे ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी। ये सब बताने की ज़रूरत उसने इसलिए महसूस की होगी क्योंकि जानती होगी देर सवेर तुझे पता लग ही जाने वाला है। वह कहता चला गया, बहुत चालू है वो औरत, बहुत चालू है। इससे पहले कि उसका असली चेहरा किसी और चैनल से सामने आए उसने अपने मुंह से सब कुछ बताकर अपने गुनाहों को कम करने की कोशिश की है। एक झूठी कहानी के बूते पर वह आज भी यही साबित करने पर आमादा है कि तू मेरा बेटा है। 14 साल से जो बात आपके दिलो दिमाग में बैठी हुई है उसे शायद मैं 14 मिनट में दूर नहीं कर सकूंगा। नज़ीर ने एक एक शब्द पर जोर दिया। मगर मुझे पूरा यकीन है कि माँ सच्ची है और एक दिन आपको इस हकीकत को कबूल करना होगा। एलिस ने सुलगते शब्दों में पूछा। मेरे ख्याल से तुम वह सारी बकवास कर चुके हो जो करने यहाँ आए थे। यकीनन, तो जा सकते हो। अब मैं यहाँ तुम्हारी और ज़्यादा देर तक मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं सिकंदर की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नज़ीर के हलक से चट्टानी लफ्ज़ निकले थे। अगर उसने महल में कदम रखने की कोशिश की तो बाहर उसकी लाश ही निकलेगी। अगला दृश्य। केक पर नज़ीर की छुरी चलते ही धमाका हुआ। सभी चौंके। धमाका उतना ज़ोरदार था नहीं जितने लोग चौंके। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि सभी को मालूम था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ही झटके में ज़्यादातर लोगों के हाथों में उनके रिवॉल्वर आ गए थे। जेम्स एलिस भी उन्हीं में से एक था मगर दुश्मन सामने नहीं था। धमाका केक के अंदर हुआ था। ऐसा धमाका कि सारा केक एक ही झटके में हवा में उछला। और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि केक पर झुके हुए नज़ीर का चेहरा पलक झपकते ही केक से ढक गया। शायद केक के अंदर छुपा कोई गुब्बारा फटा था। बौखलाकर उसने दोनों हाथों से चेहरे पर से केक साफ किया। तब तक नाजुक और अब्दुल गनी के ही नहीं अनेक लोगों के मुंह से किसी अनहोनी की आशंका से चीखें निकल गई थी। अभी ठीक से कोई कुछ समझ नहीं पाया था कि समूचे दीवाने खास में इंग्लिश धुन पर हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गूंजने लगा। हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखें उस गाने के स्रोत को खोजती नजर आईं। नज़ीर, नाजुक, अब्दुल गनी और जेम्स एलिस सही सभी की आंखें दीवाने खास की छत के बीचों बीच लटके बहुत ही विशाल और कीमती फानूस पर जाकर ठहर गई। गाने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। अगर ये लिखा जाए तो गलत नहीं होगा कि नज़ीर सहित अभी किसी की समझ में ये बात नहीं आई थी कि वह आवाज़ वहाँ से क्यों और कैसे आ रही है। कि गीत की समाप्ति के तुरंत बाद उसी फानूस से आवाज़ आई। यहाँ मौजूद सभी लोगों को सिकंदर का सलाम। सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। सभी हकबकाए से फानूस की तरफ देख रहे थे, उसी फानूस की तरफ जिससे पुनः सिकंदर की आवाज़ निकलकर मुकम्मल दीवाने खास में गूंजी। इस गधे अंग्रेज के 1000 नाकाबंदियों के बावजूद मैं हाजिर हूँ, जिसे जेम्स एलिस कहा जाता है। नज़ीर के जबड़े कस गए। आवाज़ अभी भी कह रही थी, इतने साल गुजर गए, ये आज तक इतना भी नहीं समझ पाया कि सिकंदर हवा के झोंके का नाम है और हवा को कहीं आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं नज़ीर को सालगिरह का तोहफा पेश करने वाला हूँ। तभी जेम्स एलिस के हाथ में दबा रिवॉल्वर कट जा। धाएँ गोली उसने आवाज़ पर चलाई थी। पलक झपकते क्रिस्टल के बने फानूस का वह हिस्सा झनाके की ज़ोरदार आवाज़ के साथ दीवाने खास के फर्श पर आ गिरा। जहाँ वह गिरा था वहाँ से लोग चीखते हुए दूर भागे। क्रिस्टल के साथ गिरा था एक टेप रिकॉर्डर।
वह टेप रिकॉर्डर जिसने फर्श पर पड़े ही पड़े एक बार फिर कहा था, ऐसा तोहफ़ा जो नज़ीर को ही नहीं, इस रियासत के बच्चे बच्चे को हमेशा हमेशा याद रहने वाला है। और बस उसके बाद दीवाने खास में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा कि अगर वहाँ सुई भी गिरे तो आवाज़ बम धमाके जैसी लगे। किसी के भी मुंह से चूं चा तक की आवाज़ नहीं निकल रही थी। सभी की निगाहें जेम्स एलिस और नज़ीर सहित सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ टेप रिकॉर्डर पर स्थिर थी। धड़कते दिल से सभी उसमें से किसी और आवाज़ के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के पार अभी तक घूमती टेप एलिस को नज़र ज़रूर आ रही थी, लेकिन उसमें से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। टेप का वह हिस्सा शायद खाली था। क्या हुआ सर, क्या हुआ? अचानक दरवाजे पर से किसी ने उत्तेजना भरे स्वर में चीख कर पूछा। सभी की निगाहें उस तरफ घूम गई। वह दीवाने खास की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था का इंचार्ज था। तुम यहाँ क्यों आए हो? एलिस उसे देखते ही दहाड़ा। वहीं तैनात रहो जहाँ किए गए हो, बाहर का ख्याल रखो। वह सक पकाया। वह बेचारा जो धमाके और फायर की आवाज़ सुनकर अंदर का हाल जानने यहाँ आ गया था। वापस जाने के लिए भी वह घूमा ही था कि एलिस ने गरजती आवाज़ में हुक्म दिया, बाहर जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर दो। हुक्म का पालन करने के लिए उसके हाथ बड़े ही थे कि वातावरण एक चीख की आवाज़ से दहल उठा। अब्दुल गनी के अलग से निकली चीख थी वह। स्वाभाविक रूप से एक ही झटके में सबकी निगाहें चीख की दिशा में घूम गई। और फिर अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि दीवाने खास अनेक लोगों की चीखों से गूंज उठा। दृश्य ऐसा था कि उसे देखकर हर शख्स की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई, रूहें कांप उठी। अब्दुल गनी उन सबके सिरों पर झूलते नजर आ रहे थे। उनके गले में रस्सी का एक फंदा पड़ा हुआ था। उस रस्सी का फंदा जिसका दूसरा सिरा दीवाने खास की छत में बने रोशनदान के पार तक चला गया था। रोशनदान पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस यूं कहा जा सकता है कि रस्सी वहां जाकर गुम हो गई थी। अब्दुल गनी के दोनों हाथ उस रस्सी पर थे जिसके निचले सिरे पर बना फंदा जाने कब उनकी गर्दन में आ गिरा था। शायद ये तब हुआ था जब उन सही सबकी निगाहें दरवाजे पर प्रकट हुए सुरक्षा इंचार्ज पर स्थित थी। दम घुटने के कारण हवा में झूलते हुए अब्दुल गनी बुरी तरह हाथ पैर फड़फड़ाते हुए नजर आ रहे थे। आवाज़ तक नहीं निकल रही थी उनके हलक से। कई पल तक जैसे किसी की समझ में ही कुछ नहीं आया। हक्के बक्के से सभी उस हौलनाक दृश्य को देखते रह गए। बचाओ, कोई मेरे पापा को बचाओ, सबसे पहले नाजुक चीखी। वो उन्हें मार डालेगा। नज़ीर का जिस्म यूं हवा में उछला जैसे अचानक उसे किसी शक्तिशाली स्प्रिंग ने उछाल दिया। हवा में उछलकर वह रस्सी पर झूल गया था। कोशिश फंदे का दबाव अब्दुल गनी की गर्दन पर कम करना था। वह छत पर है, एलिस हलक फाड़ कर चिल्लाया। इस रस्सी का ऊपरी सिरा उसी के हाथों में होगा, उसे पकड़ो। अब तक अब तक किम कर्तव्य विमूढ़ सी अवस्था में खड़े सुरक्षाकर्मी एक साथ इस तरह दरवाजे की तरफ लपके जैसे सोते से जागे हो। फंदे में फंसा अब्दुल गनी का जिस्म उन सबके सिरों पर जोर जोर से झोंटे ले रहा था। यही समय था जब एक बार फिर टेप रिकॉर्डर से सिकंदर की आवाज़ निकली। अब्दुल गनी से मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि मुझे जेम्स एलिस की लाश चाहिए, मगर इसने अपने विलायती दामाद को मारने से इनकार कर दिया। फिरंगियों को पनाह देने वाले हर हिंदुस्तानी का अंजाम यही होगा। एक बार फिर खामोशी। थोड़े गैप के बाद पुनः सिकंदर की आवाज़। उम्मीद है नज़ीर को अपनी सालगिरह का तोहफा पसंद आएगा। फंदे पर झूल रहे अब्दुल गनी के जिस्म की चटपटाहट नज़ीर की सभी कोशिशों को धता बताती हुई अब शांत पड़ चुकी थी। थाएं! एक बार फिर एलिस का रिवॉल्वर गरजा। गोली सीधी रस्सी में लगी मगर देर हो चुकी थी। इतनी देर की जहाँ गोली लगी थी वहाँ से नीचे का रस्सी का टुकड़ा जब तक फर्श पर गिरा तब तक अब्दुल गनी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उनके साथ नज़ीर का जिस्म भी नीचे आ गिरा। अगला दृश्य। आंखों में देखो जेम्स एलिस। उस 14 वर्षीय लड़के के हलक से बर्फ़ से भी ज़्यादा सर्द स्वर निकला था। आंखों में देखो मेरी। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? एलिस भन्ना है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। सख्त और पैना लहजा। क्या तुम्हें मेरे ही सिकंदर होने का शक है? कोई भी सिकंदर हो सकता है। नज़ीर एलिस के हलक से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे शिकार पर झपटने के लिए तैयार भेड़िए के मुंह से गुर्राहट निकल रही हो। महल की चारदीवारी के अंदर मौजूद कोई भी शख्स, मैं किसी को भी चेक किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। आप देख ही रहे हैं, मैं सबको चेक कर रहा हूँ। अब आपका नंबर है। इस वक्त आप भी मेरे लिए दूसरों से अलग नहीं हैं। मगर 14 वर्षीय लड़के के चेहरे पर जाने वे कैसे भाव थे कि उन्हें देखकर एलिस की आवाज़ कांप गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी इस हरकत का आखिर मतलब क्या है। मतलब एकदम सीधा है, वह सपाट लहजे में कहता चला गया। नाना जी के मर्डर के बाद आपने सबसे पहला काम यही कराया है कि महल के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि सिकंदर महल से बाहर नहीं निकल पाया। इसी चारदीवारी के अंदर है वह। मैं उसे ढूंढ निकालने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये कैसी कोशिश है? मुझे तालीम देने वाले बाबा ने बताया है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे पर किसी भी दूसरे आदमी का हूबहू मेकअप कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अय्यार कहा जाता है। वह एक बार फिर कहता चला गया। सिकंदर नाम का वह कुत्ता किसी के भी मेकअप में हो सकता है और वह आप भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है भी
तो किसी की आंखों में देखकर तुम ये कैसे जान जाओगे कि उसके चेहरे के पीछे सिकंदर का चेहरा छुपा है? यह विद्या भी मुझे बाबा ने ही सिखाई है। किसी चेहरे पर अगर मेकअप है तो उसके बारे में हमें उसकी आंखें बता देती हैं। दुनिया का कोई अय्यार बाबा के किसी चेले को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? जो विद्या मैंने 14 साल में सीखी उसे मैं आपको यूं बातों में नहीं समझा सकता। सामान्य सर में कहने के बाद उसने फिर सख्त लहजे का इस्तेमाल किया। आप मेरा समय ख़राब कर रहे हैं। आपके बाद और लोगों को भी चेक करना है मुझे। मेरी आंखों से आंखें मिलाई ताकि मैं जान सकूं कि लो। एलिस ने उसकी बात काट कर कहा, देखो मेरी आंखों में और दिखाओ अपनी विद्या का नमूना। नज़ीर ने एलिस की आंखों में आंखें डाली। वह भी स्थिर भाव से उसकी तरफ देख रहा था। और अभी आधा बल्कि चौथाई सेकंड भी नहीं हुआ था कि जेम्स एलिस को बहुत ही विचित्र सा अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव कि अंदर ही अंदर बौखला गया। वह हड़बड़ा उठा। उसे लग रहा था कि उसके शरीर की ऊर्जा उसकी अपनी आंखों के रास्ते से होती हुई नज़ीर की आंखों में समाती जा रही है। और जैसे जैसे वह हो रहा है उसी अनुपात में उसकी शक्ति कम होती जा रही है। क्षीण पड़ता जा रहा है वह। दिमाग में एक ही ख्याल उभरा, हे गॉड, ये क्या हो रहा है? वह बुरी तरह घबरा गया। घबरा कर आंखें चुरानी चाहिए। चाहा कि अब वह नज़ीर से आंखें न मिलाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। अपने प्रयास में कामयाबी नहीं मिली उसे। लगा कि उसकी कोई भी इंद्रिय उसके आदेश पर काम नहीं कर रही है। आंखें नज़ीर की आंखों से चिपकी रह गई हैं, बल्कि उसका सारा अस्तित्व उसकी आंखों में डूबता जा रहा है। कुछ देर बाद नज़ीर ने खुद ही कहा, नहीं, आप सिकंदर नहीं हैं। कहने के बाद उसने स्वयं ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। और ऐसा होना था कि जेम्स एलिस को अपनी समस्त ऊर्जा एक ही झटके में अपने जिस्म में वापस समाती महसूस हुई। ऐसा लगा था जैसे धमनियों में दौड़ता खून उस कुछ समय के लिए रुक गया था, जो इस वक्त पुनः चलने लगा। हे गॉड, क्या चमत्कार था ये! एकमात्र यही विचार दिमाग में कौंधा जिसके जवाब का दूर दूर तक अता पता नहीं था। दिमाग के पर्दे से नज़ीर की आवाज़ टकराई, प्लीज़ सामने से हटिए, मुझे मिस्टर वॉटसन को चेक करना है। हट तो गया जेम्स एलिस, मगर देखता हुआ नज़ीर की तरफ ही रह गया था, ऐसे अंदाज में जैसे किसी अजूबे की तरफ देख रहा हो। अब उसे याद आया वह हर अंग्रेज़ सैनिक जिसको नज़ीर इसी ढंग से चेक कर चुका था। उन सभी के चेहरों पर उसने बड़ा ही अजीब सा पीलापन देखा था। उस वक्त उसे उस पीलेपन का कारण समझ में नहीं आया था, मगर अब आ गया था। बल्कि लग रहा था कि इस वक्त उसके अपने चेहरे पर भी वैसे ही पीलापन होगा। इस वक्त नज़ीर का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वह अपने उसी विशिष्ट अंदाज में सामने खड़े वॉटसन को चेक कर रहा था, और वॉटसन की हालत बता रही थी कि इस वक्त वह भी उसी दौर से गुजर रहा है जिससे कुछ देर पहले वह खुद गुजरा था। अगला दृश्य, मुझे बाहर जाना होगा माँ। नज़ीर के मुंह से मानो लफ्ज़ नहीं बल्कि ज्वालामुखी के दहाने से शोले निकल रहे थे। सिकंदर की तलाश में मुझे इस महल से बाहर जाना होगा। नहीं बेटे नहीं। आंसू भरी आंखें लिए नाजुक इस तरह कह उठी जैसे उसके कलेजे पर किसी ने घूसा मार दिया हो। भूल कर भी ऐसा कोई ख्याल दिमाग में मत लाना, अभी तो बहुत छोटा है। और वो बहुत बड़ा जालिम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे अब्बा को ही मार डालेगा। मैं तो ये सोच सोच कर खुद पर शर्मसार हूँ कि एक दिन वह मेरा आइडियल था। भटक कर एक तरह से उसी की राह पर चल पड़ी थी मैं। ठीक कहते थे पापा, ठीक ही कहते थे कि जिसे मैं बहुत अच्छा आदमी समझती थी असल में है तो वो एक मुजरिम ही। इंसानी जान की उसकी नज़रों में कोई कीमत नहीं है। पापा ने उसका कहना नहीं माना तो इसलिए तो माँ, इसलिए तो जाना चाहता हूँ मैं। वह नाजुक की बात काट कर गुर्राया। यहाँ आने से पहले मेरा सिर्फ एक मिशन था, ये कि मुझे सारे संसार के सामने उसी के मुंह से ये कहलवाना है कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ। मगर अब मेरा मिशन उसका खात्मा है। मेरे नाना की हत्या उसने मेरी आंखों के सामने की है। उनकी मौत का बदला लेकर रहूँगा मैं। थोड़ा और बड़ा हो जा बेटा, थोड़ा और बड़ा हो जा। वह तड़प कर कह उठी, लायक तो हो जा उस जालिम का फन कुचलने के। उस वक्त मैं तुझे नहीं रोकूंगी, बल्कि खुद कहूँगी कि अगर तूने मेरा दूध पिया है तो मुझे उस शख्स का सिर ला कर दे जिसने जानबूझकर रियाया में फैली इस अफवाह को हवा दी कि मैंने उसके साथ रात गुजारी थी और तू उसका बेटा है। तुम समझ ही नहीं रही माँ, तुम समझ ही नहीं रही कि तुम्हारे बेटे की उम्र भले ही 14 साल है, लेकिन सिकंदर जैसा कोई जालिम मेरे सामने नहीं। क्यों? नज़ीर चौक का दरवाजे की तरफ घूमा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी महाराज की मौत की खबर रियाया में फैले। जेम्स एलिस ने अंदर आते हुए कहा था। वजह? हुकूमत से रियाया का विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। वह अपने एक एक शब्द पर जोर देता बोला, सिकंदर पहले ही लोगों के लिए हीरो बना हुआ है। अगर उन्हें यह पता लग गया कि वह महल में घुसकर महाराज को ख़त्म करने में कामयाब हो गए तो बगावत हो जाएगी। सब उसी को अपना महाराज मान लेंगे और ऐसी कोई भी स्थिति हमारे लिए बहुत भयावह होगी। मतलब सिवाय की जनता की जानकारी के मुताबिक नाना जी अभी ज़िंदा हैं, बाकायदा हुकूमत कर रहे हैं। फ़िलहाल सबकी जानकारी में यही रहना हमारे हक़ में है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? भला कब तक छुपाए रख सकेंगे हम इस बात को? एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि वह दिन वह होगा जिस दिन लोगों के सामने सिकंदर की लाश होगी। उस दिन भले ही लोगों को पता लगता रहे कि उसने मरने से पहले महाराज की हत्या कर दी थी।
जनता के सामने कम से कम कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके पीछे वह हुकूमत से बगावत करके चल सके। उस वक्त हम स्थिति संभाल सकते हैं। लेकिन ये खबर कोई ऐसी तो है नहीं, कहीं से भी फूट सकती है। जब एक आदमी दुनिया में है ही नहीं तो कहीं से कोई खबर नहीं फूटेगी। पूरे इंतज़ाम कर दिए गए हैं। जेम्स एलिस ने उसकी बात काट कर कहा, तुमने देखा ही होगा, महल के स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर महल के अंदर कुल 2000 लोग हैं, लेकिन एक भी इंडियन नहीं है। घुसपैठ तो वह अंग्रेज़ों के बीच भी बना सकता है। नज़ीर ने कहा, अनेक तरीके होते हैं। ऐसा कौन है जो कभी ना कभी किसी लालच में ना आ जाता हो, और जो लालच में नहीं आता उस पर दूसरे किस्म के दबाव ठहर सक तालीम के लिए तुमने मुझे भेजा ही ऐसे शख्स के पास था जिसने बनाकर काम लिया जा सकता है। मुझे हर किस्म के युद्ध में पारंगत कर दिया है। नहीं बेटे, अभी नहीं। तू महल से बाहर नहीं जाएगा। महल से बाहर कोई जा भी नहीं सकता। इन शब्दों के साथ वहाँ जेम्स एलिस ने प्रवेश किया। न बाहर से महल के अंदर कोई आ सकता है, न बाहर जा सकता है। पहली बात, उनके लिए किसी अंग्रेज़ को अप्रोच करना उतना आसान नहीं हो सकता। दूसरी बात, कोई भी अंग्रेज़ उन लोगों से मिल जाने से पहले 1000 बार अपने अंजाम के बारे में सोचेगा। और तीसरी बात, महल के अंदर मैंने चुन चुन कर नियुक्ति ऐसे लोगों की है जो किसी प्रलोभन या दबाव में नहीं आ सकते। इसी सब का नतीजा है कि बाहर भले ही सिकंदर के इंकलाब नामक संगठन की चाहे जितनी गतिविधियाँ चलती रहती हों, लेकिन पिछले 14 साल से महल के अंदर से वे एक सुई तक नहीं चुरा सके। क्या बात कर रहे हैं आप? उसने हम सबके सामने, मैं इस घटना से पहले की बात कर रहा हूँ। जेम्स एलिस ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, तुम्हारी माँ गवाह है। पिछले 14 साल से महल में कभी कुछ नहीं हुआ, मगर अब जो हुआ है उससे जाहिर है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी ज़रूर आई है। हमें उसे पकड़ना होगा। क्या पकड़ पाएंगे हम? नज़ीर ने कहा, वह महल के अंदर नहीं है। मैं करीब करीब सभी को चेक कर चुका हूँ। तुम चेक कर चुके हो बच्चे, अभी मुझे चेक करना है। मतलब? तुमने सिर्फ उन्हें चेक किया है, उनकी आंखों में जाकर जो सामने है। एलिस के लहजे में ऐसा पुट था जिससे साफ नज़र आ रहा था कि वह नज़ीर को कोई भाव नहीं दे रहा है। इससे यह साबित नहीं हो जाता कि सिकंदर उसके साथी महल में है ही नहीं। केवल ये साबित होता है कि वे उनमें से कोई नहीं है जो सामने नज़र आ रहा है। मैं अब भी आपका मतलब नहीं समझा। मतलब महल बहुत बड़ा है, वे कहीं छुपे हुए भी हो सकते हैं। उन्हें तलाश करना होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वे चूहों की तरह महल ही में कहीं छुपे हुए मिलेंगे। क्योंकि ये तुम भी कह चुके हो, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि दरवाजे इतनी जल्दी बंद हो गए थे कि वारदात के बाद उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था। तो आपने महल के दरवाजे इसलिए बंद किए हैं कि वे बाहर ना निकल सके, या इसलिए कि नाना की मौत की खबर जनता तक ना पहुंच सके? पूछने के साथ नज़ीर ने एलिस की आंखों में झांका था। एलिस उससे आंखें चुराता हुआ बोला, दोनों कारण हैं। जब ना तो बाहर से महल के अंदर कोई आएगा और ना ही अंदर से कोई बाहर जाएगा, तो सतही हमारे दोनों काम हो जाएंगे। मतलब महल को जेल बना दिया आपने, ऐसा भी कह सकते हो। चाहे जैसी जेल बना दो जेम्स एलिस। अचानक वहाँ चौथी आवाज़ गूंजी, सिकंदर ना पहले कभी रुका है ना अब रुक सकेगा। पता नहीं तुम इतने बड़े गधे क्यों भूल जाते हो बार बार कि सिकंदर हवा है। ऐसी हवा जिसे न मुट्ठी में कैद किया जा सकता है, ना ही कहीं आने जाने से रोका जा सकता है। तीनों ने बुरी तरह चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि आवाज़ वहीं से आई थी। नज़ीर और नाजुक को उधर देखने के लिए सिर्फ दृष्टियाँ घुमानी पड़ी थी, जबकि जेम्स एलिस को अपने जूतों पर घूमना पड़ा, क्योंकि जिस वक्त आवाज़ आई उस वक्त दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। वहाँ वॉटसन खड़ा था, कैप्टन वॉटसन, महल की अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था की एक विंग का कमांडर। जितनी बुरी तरह से वे आवाज़ को सुनकर चौंके थे, उससे ज़्यादा बुरी तरह वह वॉटसन को मौजूद देखकर चौंके। क्या कहा तुमने? एलिस के हलक से मानो शब्द नहीं चीख निकली थी। क्या ये सब तुम्ही ने कहा है वॉटसन, जो हमने सुना? क्या वैसा वाकई तुम्ही ने कहा है? हाँ, मैंने ही कहा है सुअर के बच्चे, मैंने। तुम्हारे चेहरे वाला वॉटसन कक्ष के अंदर कदम रखता हुआ बोला, तू जो ये सोच सोच कर इतना उछल रहा है कि 14 साल तक सिकंदर इस महल में कोई वारदात नहीं कर सका, तेरा वह उछलना तेरा बचकानापन है। हकीकत यह है कि इस बीच सिकंदर ने महल में कोई वारदात करनी ही नहीं चाहिए, जब करनी चाहिए तो कर डाली। नाजुक, हैरान, नज़ीर चकित और आश्चर्य की पराकाष्ठा के कारण नज़ीर के तो मानो दिमाग की नसें ब्लास्ट होने को तैयार हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि हैरत का सागर ऐसा लकवा बनकर उनके समूचे जिस्मों पर ही नहीं बल्कि दिल व दिमाग पर भी गिरा था कि किसी पर कुछ कहते ही न बन पड़ा। जुबान जैसे पेट के अंदर कहीं जा छिपी थी। शब्द समाप्त हो गए। पता नहीं आंखों को कैसे कैसे वॉटसन का तमतमाया चेहरा नज़र आ रहा था, उस वॉटसन का जिसने अभी भी सीधे जेम्स एलिस की तरफ बढ़ते हुए कहा, और फिक्र मत कर, सुरक्षा के चाहे जितने इंतज़ाम कर ले, जल्दी सिकंदर का दूसरा हमला होगा। इस बार तेरी पत्नी उसके हमले की धार पर है। ये क्या बक रहा है हरामजादे? जेम्स एलिस ने यूं दहाड़कर दोनों हाथों से वॉटसन का गिरेबान पकड़ लिया, जैसे अगर ना दहाड़ा तो उसका दिमाग फट जाएगा।
ये क्या बक रहा है तू? जेम्स एलिस की निगाह अपनी तरफ उठते ही जिस वॉटसन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, उसने एलिस के इस रौद्र रूप को देखने के बावजूद बगैर ज़रा भी डरे कहा, सिकंदर तेरी बीवी को उस बेवफाई का इनाम देने का फैसला कर चुका है जो इसने उससे की है। खंडहर में गुजारी रात के बाद इसने उससे ऐसा मुंह मोड़ा। खामोश कुत्ते खामोश! गरजते हुए नज़ीर ने चीते की तरह झपटकर वॉटसन के जबड़े पर इतना ज़ोरदार घूसा रसीद किया कि एलिस के हाथों से निकलकर वह हवा में कई चक्कर गिरनियाँ खाने के बाद सामने वाली दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराने के बाद वह तुरंत ही फर्श पर गिरा, और जब तक फर्श पर गिरा तब तक लहूलुहान हो चुका था। 3-4 दांत टूट चुके थे और नज़ीर ने यहीं बस नहीं कर दी। अभी वह फर्श से उठ भी नहीं पाया था, या शायद उठने की स्थिति में ही नहीं था कि गौरिल्ले की तरह झपट कर नज़ीर न केवल उसके नज़दीक पहुंचा, बल्कि अपने पैर की इतनी ज़ोरदार ठोकर उसके जिस्म में मारी कि वह वहां से उछलकर फुटबॉल की तरह दूसरी दीवार से जा टकराया। ऐसा तब था जब किसी भी तरह उसका वज़न 90 किलो से कम नहीं था। उसके बाद तो नाजुक और जेम्स एलिस ने उसका जो दरिंदगी भरा रूप देखा तो रूहें कांप गईं उनकी। नाजुक सोच भी नहीं सकती थी कि उसका 14 साल का बच्चा, जिसे अभी वो बच्चा ही समझ रही थी, इतना क्रूर और जालिम भी हो सकता है। जेम्स एलिस के जेम्स एलिस के तिरपन ये सोचकर कांप उठे थे कि ये हिंसक जानवर अगर किसी दिन उस पर झपट पड़ा तो उसका क्या हाल होगा। रहम का तो मानो उसके दिलो दिमाग में कहीं कोई खाना ही नहीं था। खून पीने को आतुर भेड़िए में तब्दील हो चुका था वह। वाटसन बार बार रहम की भीख मांग रहा था, मगर मजाल है जो मशीनी गति से चलते हुए नज़ीर के हाथ एक पल के लिए भी रुके। उसे यूँ धुन रहा था वह जैसे रुई के बने पुतले को धुन रहा हो। अगर ये कहा जाए तो ज़रा भी गलत नहीं होगा कि देखते ही देखते वाटसन का सारा जिस्म उसके अपने खून से नहा गया। उसे रोको एलिस! नाजुक चीखी। जेम्स एलिस जैसे सोते से जागा, झपट कर नज़ीर के नज़दीक पहुंचा। उसे पकड़ने की कोशिश करता बोला, इसे छोड़ नज़ीर, ये मर जाए। सेंटेंस पूरा नहीं हो सका। अपने बाजू से उसने एलिस को इतना तेज झटका दिया कि बाकी के शब्द चीख में तब्दील होकर रह गए। विपरीत दीवार से जा टकराया वह, जबकि जबकि नज़ीर का ध्यान अब भी उसकी तरफ नहीं था। वह लहूलुहान वाटसन के बाल पकड़े उसे बुरी तरह झंझोड़ता हुआ गुर्रा रहा था। मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाता है कुत्ते, माँ पर इल्ज़ाम लगाता है मेरी। मैं नहीं। वाटसन इस खौफ से में आया कि अगर उसने फ़ौरन ये सब नहीं कहा तो शायद 14 साल का वह लड़का उसे जान से ही मार डालेगा। मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ वही कहा है जो उसने मुझे कहने के लिए कहा। किसने किसने कहने के लिए कहा ये सब? सिकंदर ने। कहाँ है वह? मेरे घर में। घर कहाँ है तेरा? एक मिनट नज़ीर। चौंके चौंका हुआ एलिस वापस उनकी तरफ आता हुआ बोला, इतना मत मारो इसे कि ये मर ही जाए, इससे हमें बहुत सी बातें पता लग सकती हैं। घर कहाँ है इसका? महल के दूसरे स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की तरह यह भी परिवार सहित महल ही में रहता है। आर्मी के लिए महल के दक्षिण में क्वार्टर्स बने हुए हैं। कहता कहता वह उनके इतना नज़दीक आ गया था कि सीधा सवाल वाटसन से किया, क्या मतलब है तेरा? क्या सिकंदर तेरे क्वार्टर पर है? हाँ। खून भरे मुंह से वह बड़ी मुश्किल से कह सका था। कहाँ है इसका क्वार्टर? दहाड़ते हुए नज़ीर से एलिस ने पूछा था। मुझे बताओ अब्बा जान, मैं वहीं जाकर उसका खून पी जाऊंगा। अब वह मेरे कहर से बच नहीं सकता। सब्र और दिमाग से काम लो नज़ीर, एलिस ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। अगर ये बता रहा है कि वह इसके क्वार्टर पर है तो अब नहीं होगा। इसे यहाँ भेजते ही वो वहाँ से रफू चक्कर हो चुका होगा। उसे क्या पता कि ये हमें बात करते हैं इससे। एलिस ने उसकी बात काटी। बात करके ही किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता है। इस बार नज़ीर कुछ नहीं बोला, हिंसक पशु की तरह बस हाँफता रहा। मौके का फ़ायदा उठाकर एलिस ने वाटसन से कहा, उसने तुझसे यहाँ आकर हम तीनों के सामने ये सब कहने के लिए कहा और तूने कह दिया। क्यों? इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई तेरी? अगर मैं उसका कहा ना मानता तो वह और उसके साथी मेरे बीवी बच्चों को मार डालते। वे सब उनके कब्ज़े में। उनमें से एक ने मेरे 2 साल के बेटे की कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा रखी है। और अब नहीं मार डालेंगे जबकि तू हमें यह सब बता रहा है? एक बार फिर नज़ीर को रहा था। नहीं, अब वह ऐसा नहीं करेगा। क्यों? एलिस ने पूछा। उसने कहा था कि जो कुछ मैं आप लोगों से कहूँगा, जाहिर है कि उसे सुनकर आप लोगों को मुझ पर गुस्सा आएगा और आप लोग मुझ पर चढ़ दौड़ेंगे। ऐसा होते ही मुझे हकीकत बता देनी है। कैसी हकीकत? यही कि मैंने जो कुछ कहा अपनी मर्ज़ी से नहीं कहा, बल्कि सिकंदर के कहने पर कहा, और वही सब कहा जो कहने के लिए उसने कहा था। और इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं वही शब्द नहीं बोलता जो उसने कहे थे तो वह मेरे बीवी बच्चों को। तूने एक एक लफ्ज़ वही कहा जो उसने कहा था। अब भी वही कह रहा हूँ जो उसने कहा है। मतलब जो तू कह रहा है वो झूठ भी हो सकता है। नहीं नहीं, वह तुरंत घबरा कर बोला। झूठ तो ना मेरे पहले लफ्ज़ थे ना आपके। जब मैंने उससे कहा कि अगर मैं एलिस साहब के सामने जाकर उनसे वह सब कहूँगा तो वह कह रहा है तो वे मेरी खाल में भूसा भर देंगे।
तो उसने कहा कि ऐसा मौका आते ही मुझे तुझे यह हकीकत बता देनी है कि तूने ऐसा क्यों किया, फिर वे तुझे नहीं मारेंगे। मगर इसने तो वह सब कहने का मुझे मौका ही नहीं दिया। कहने के साथ उसने ऐसी नज़रों से नज़ीर की तरफ देखा जैसे आदमी अपने सामने खड़े भैंसे पर सवार यमराज को देख रहा हो। कहता चला गया, वह ये तो मुझे मारते ही चला गया। चल, एलिस गुर्राया, साथ चल हमारे। अगला दृश्य, वाटसन के क्वार्टर पर सिकंदर या उसके साथी तो नहीं, लेकिन वाटसन के बीवी बच्चे ज़रूर मिले। बीवी के अलावा 5 साल की लड़की, 2 साल का लड़का, तीनों बुरी तरह सहमे हुए थे। उन्हें पता लगा वाटसन का बयान बिल्कुल सच्चा था। सिकंदर और उसके साथी अब्दुल गनी की हत्या के बाद से ही उनके क्वार्टर में थे। उन सबको अपने रिवॉल्वरों से कवर कर रखा था उन्होंने। वाटसन को तो ये बात तब पता लगी जब नज़ीर की जांच से गुजरने के बाद क्वार्टर में पहुंचा। वहां का दृश्य देखते ही वह हक्का बक्का रह गया था। होश उड़ गए थे उसके। उसे लगा था कि सिकंदर और उसके साथी उसके बीवी बच्चों को कवर करके उससे महल से बाहर निकलने में मदद चाहेंगे। सो कहा, मैं चाहूँ भी तो तुम्हें महल से बाहर नहीं निकाल सकता। और मैं ही क्यों, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सारे गेट बंद हैं, उन पर पहरा ही इतना सख्त है कि सिकंदर ने उसकी बात काट कर कहा था, किसने कह दिया तुमसे ये कि हम महल से निकलने के ख्वाहिशमंद हैं। बुरी तरह आतंकित वाटसन ने हैरान स्वर में पूछा, इसके अलावा इस वक्त और तुम चाह भी क्या सकते? सिकंदर के एक साथी ने कहा, अब हम अपना काम पूरा किए बगैर इस महल से जाने वाले नहीं हैं, और काम पूरा होने के बाद हमें यहाँ से निकलने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात खुद सिकंदर ने कही। क्या चाहते हो तुम? वाटसन ने अकलाकर पूछा। जवाब में उन्होंने वही कहा जो वाटसन पहले ही जेम्स एलिस, नज़ीर और नाजुक को बता चुका था। सारी बातें सुनने के बाद जेम्स एलिस ने सवाल किया, वे लोग यहाँ से कब गए, और उनके चाहते ही तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? केवल 10 मिनट हुए, वाटसन की बीवी ने बताया। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर मैंने या मेरे बच्चों ने ऐसा कुछ किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कितने लोग थे वे? 6, वाटसन ने बताया। तुम चुप रहो। एलिस उस पर यूं गुर्राया जैसे पलक झपकते ही कच्चा चबा जाने का इरादा रखता हो। अपनी बीवी को बोलने दो, तुमसे तो अब मैं बाद में ही बात करूँगा। उनमें एक लड़की भी थी, वाटसन की बीवी ने कहा। नज़ीर के मुंह से निकला, लड़की? ज़रूर वह निखार होगी, नाजुक बोली। नज़ीर? कौन निखार? सहेली है सिकंदर की। नाजुक से पहले एलिस ने कहा, और नाजुक की तरफ देखते हुए खास अंदाज में बोला, परमानेंट सहेली? टेम्परेरी सहेलियों से बिल्कुल अलग? नाजुक ने उसके खास अंदाज को नोट किया और व्यंग को भी समझा, परंतु 14 साल का नज़ीर शायद उसके अर्थ को नहीं समझ पाया था। तभी तो उसने एलिस की बात पर कोई खास ध्यान न देते हुए वाटसन की बीवी से पूछा, और कौन कौन लोग थे? अब उसके जवाब की ज़रूरत नहीं है, एलिस बोला। मैं समझ सकता हूँ कि वे कौन कौन होंगे। आप? नज़ीर उसकी तरफ घूमा। 14 साल में इतना तो जान ही चुका हूँ कि भले ही इंकलाब नाम का पूरा संगठन खड़ा हो गया, लेकिन मेन आज भी वही 6 हों जिन्होंने संगठन खड़ा किया। 4.5 फुटा अल्ताफ़, पतला दुबला रोहित, घनी दाढ़ी वाला सरदार हरविंदर सिंह, और अवतार नाम का वह गंजा जिसके सिर पर एक भी बाल नहीं है। इन सब के फ़ोटो भी हासिल हो चुके हैं हुकूमत को। हाँ एलिस साहब, हाँ, उन सब के यही हुलिये थे। वाटसन की बीवी कह उठी। और सिकंदर काला था, बहुत काला, उतना ही जितने नज़ीर बाबा हैं, ठीक इन्हीं जैसा लगता था। नज़ीर और नाजुक को झटका सा लगा। एलिस के होठों पर जहरीले सांप का छोटा सा बच्चा रहेगा। वह ऐसी मुस्कान थी जो बता रही थी कि वाटसन की बीवी के अंतिम सेंटेंस से जो चोट नाजुक और नज़ीर के दिल पर पड़ी है, उसे महसूस करके उसने अजीब सा सुकून महसूस किया। उसी मुस्कान के साथ कहता चला गया, वह संगठन का सरदार सिकंदर है। उसकी गैर मौजूदगी में इंकलाब को ये पांचों लीड करते हैं। सुना है कि ज़्यादातर साथी रहते हैं और मेन कामों में आज भी अपने ही हाथों से अंजाम देते हैं। और जिन मकसदों को लेकर वह महल में आए हैं, उनसे मेन काम भला आज की तारीख में उनके लिए क्या हो सकते हैं। ये बात नज़ीर ने एलिस पर व्यंग करते हुए कही थी। मतलब? एलिस ने उसे घूरा। आपने तो कहा था कि महल में कोई घुस नहीं सकता। कहने के साथ नज़ीर ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी। महल में मौजूद कोई अंग्रेज़ न बिक सकता है न झुक सकता है। अपने वाटसन नाम के प्यादे के बारे में क्या ख्याल है आपका? जेम्स एलिस वाटसन से कहर भरे स्वर में बोला। महल में भी वे ऐसे ही किसी अंग्रेज़ की मदद से घुसे होंगे। ऐसे लोगों को मैं वो सज़ा दूंगा कि यहाँ से लंदन तक की धरती काँप उठेगी। मगर तीसरी बात मैंने ये भी कही थी महाराज का कत्ल करने के बाद वे महल से निकल नहीं पाए होंगे, यहीं कहीं चूहों की तरह छिपे होंगे। साबित हो गया कि ये सच है। साबित ये हुआ है अब्बा जान कि वे आपके दरवाजे बंद करने की वजह से महल के अंदर नहीं है, बल्कि अपनी मर्ज़ी से, अपने मकसद नंबर 2 को पूरा करने के लिए। अब जब पक्के तौर पर यह पता लग ही गया है कि वे यहीं हैं, तो उन्हें खोज निकालने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कहते कहते एलिस के जबड़े भिज गए थे।
अगर वे वाकई जानकर रुके तो मेरे इस कैद खाने में रुककर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी भूल की है। अब यहाँ से उनकी लाशें ही बाहर निकलेंगी। उन्हें आप तलाश कीजिए। नज़ीर के चेहरे पर चट्टानी दृढ़ता थी। मैं हर लम्हे सिर्फ और सिर्फ माँ के साथ रहूँगा, क्योंकि नाना जी कहा करते थे कि सिकंदर अपना हर चैलेंज पूरा करके रहता है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मीलों में फैले महल का चप्पा चप्पा छान मारा गया था, लेकिन सिकंदर और उसके साथी तो दूर, उनकी परछाई तक कहीं नज़र नहीं आई। स्टाफ और आर्मी के क्वार्टर्स ही नहीं बल्कि कुएं तक तहखाना भी पूरी तरह खंगाल लिया गया था। कुएं के ऊपर के जंगल तक को मीलों दूर तक चेक कर लिया गया था, मगर कहीं ऐसे अवशेष तक नहीं मिले जिन्हें देखकर ये कहा जा सके कि वहाँ वे 10-5 मिनट को भी रहे होंगे। बस यही कहा जा सकता था कि पता नहीं उन्हें आसमान निकल गया या धरती खा गई थी। महल में मौजूद लगभग हर व्यक्ति से पूछताछ भी की जा चुकी थी, परंतु एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने उन्हें देखा हो। अब तो जैसे महल में रहने वाले हर शख्स को उनकी तलाश थी। उनकी खोज के बहाने नज़ीर ने भी महल का चप्पा चप्पा देख लिया था और अंत में उसने नाजुक के साथ तहखाने के कक्ष में रहने का फैसला किया था। तहखाने के उस कक्ष को बाकायदा भव्य शयन कक्ष में तब्दील कर दिया गया था। 2 मसहरियाँ थीं उसमें, एक नाजुक के लिए, दूसरी नज़ीर के लिए। एक विशाल सोफ़ा भी डाल दिया गया था। बाथरूम अटैच था। मुकम्मल तहखाने से कुएं तक चली गई सुरंग तक में भी इस बार चप्पे चप्पे पर अंग्रेज सैनिक तैनात कर दिए गए थे। कहने का मतलब ये कि इस बार कुएं के रास्ते से भी किसी के तहखाने में आने की गुंजाइश नहीं थी। कुएं के बाहर जंगल तक में सैनिक ही सैनिक थे। महल वाले रास्ते पर तो थे ही। बहुत ही सीमित लोगों को पता था कि नाजुक को कहाँ रखा गया, केवल उन्हें, जिनकी नॉलेज में लाए बगैर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो सकती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4 और फिर हफ्ता गुजर गया। हफ्ता हफ्तों में बदल गया और महीना पूरा हो गया। कहीं कुछ नहीं हुआ, ज़रा भी हलचल नहीं। सभी बेचैन से रहने लगे। सबसे ज़्यादा बेचैन नज़ीर था। तहखाने के उस कक्ष में ठहरे रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि उसे तो अपना महल में कैद रहना ही भारी पड़ रहा था। अनेक बार कहा था उसने, नहीं, इस तरह वह हमारे हाथ नहीं आएगा। मुझे महल से बाहर निकलना होगा। तलाश करके खुद उसके हेडक्वार्टर में घुसकर सबक सिखाना होगा उसे। ऐसे हर समय पर उसे नाजुक न रोका। कहा, उसने चैलेंज दिया है तो उसे पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन कब माँ, कब? नज़ीर बेचैन होकर दहाड़ उठता। मैं उसका खून पीने के लिए पागल हुआ जा रहा हूँ। उस वक्त ध्यान नहीं दिया था मैंने, मगर अब जब समय गुजरता जा रहा है तो ध्यान आ रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब उसने अपना चैलेंज पूरा करने के लिए कोई मियाद नहीं रखी। मतलब वह हमेशा से ये कहता रहा है कि फ़ला काम इतने समय के अंदर कर देगा, मगर इस बार कोई टाइम नहीं दिया। इसका मतलब उसे पहले से मालूम था कि इस काम में टाइम लगने वाला है, परंतु ये बात पक्की समझो नज़ीर कि जो उसने कहा है उसे करके रहेगा। नहीं कर सकेगा माँ। हर बार दहकते सर में वह यही कह उठता था। इस बार नज़ीर नाम की चट्टान से टकराकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और उससे पहले दुनिया को यह भी बताना होगा कि तुम चरित्रहीन नहीं हो। अपने 14 वर्षीय लड़के का रौद्र रूप देखकर नाजुक काँप उठती थी। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था कि उसे मदरसे से यहाँ लाने में उसने जल्दबाजी की। और फिर आया 40वां दिन। 40वें दिन की रात। यूरिन की हरारत होने पर नज़ीर उठा। कक्ष में एक छोटे से बल्ब की हल्की रोशनी थी। नींद की खुमारी में डूबी अलसाई सी आंखों से एक नज़र अपनी मसहरी पर सो रही नाजुक पर डाली और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम के बंद दरवाजे के नज़दीक दीवार पर लगा वह स्विच ऑन किया जिससे बाथरूम में रोशनी हो जाती थी। लापरवाही से, पूरी लापरवाही से दरवाज़ा खोला उसने, और वही लापरवाही भारी पड़ गई। जैसा हुआ, कम से कम उस वक्त वह वैसी किसी भी घटना से निपटने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं था, इसलिए मात खा गया। दरवाज़ा खोलकर बाथरूम में कदम रखा ही था कि जैसे क़यामत आ गई। अपनी गर्दन उसने एक रस्सी के बीच फंसी महसूस की थी। बाथरूम में कई लोगों की हलचल। दिमाग में एक ही शब्द कौंधा, खतरा, मगर देर हो चुकी थी। जो कुछ हुआ, दिमाग में खतरा शब्द कौंधने से पहले ही हो चुका था। गर्दन में पड़े रस्सी के फंदे में एक ज़ोरदार झटका लगता महसूस किया उसने, और उसके साथ ही एक दीवार से जा टकराया। मुंह से अनजाने में ही चीख निकल गई थी। एक आवाज़, तुम नाजुक को देखो निखार। एक इंसानी जिस्म को उसने बाथरूम के दरवाजे की तरफ झपटते देखा था। बाकी उसके अपने जिस्म पर आ गए। कई थे वे। उस वक्त तो ठीक से ये भी ना जान सका कि कितने थे। बस इतना महसूस किया कि उसके जिस्म को अनेक लोगों ने दबोच रखा है। ये बात बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं थी कि वे बाथरूम में कैसे आ गए। समझने का मौका भी नहीं था। इस वक्त तो समझने वाली बस एक ही बात थी, ये कि वह खड़ी आ गई थी जिसका वह 40 दिन से इंतज़ार कर रहा था। उसे सिकंदर और उसके साथी दबोचे हुए। इस एकमात्र विचार ने नज़ीर के जिस्म में असीमित शक्ति का संचार किया, और उस मुकम्मल शक्ति को एक ही स्थान पर संचित करके उसने अपने दोनों हाथ तथा दोनों टांगों को इतनी ज़ोर से झटका दिया कि एक साथ 4 इंसानी जिस्म
उसके जिस्म से अलग होकर हवा में उड़ते हुए बाथरूम की अलग अलग दीवारों से जा टकराए। चारों के मुंह से चीखें निकली थीं। नज़ीर बिजली के बेटे की तरह अपने स्थान से उछलकर खड़ा हो गया। उसके हाथ अपने गले में पड़े फंदे को निकालने हेतु लपके ही थे कि कोई चीखा, क्या कर रहा है रोहित, रस्सी को झटका दे। हाथ फंदे तक पहुंचे नहीं थे कि गर्दन को तेज झटका लगा। इस बार नज़ीर के जिस्म को जो झटका लगा वह ऐसा था कि उसी के जिस्म से जा टकराया जिसने झटका दिया था, जिसके हाथों में रस्सी का सिरा था। फंदे के कारण दम बुरी तरह घुटने लगा था। इसके बावजूद एक पल भी तो नहीं गंवाया लड़के ने। झपट कर अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर जमा दिए, जिसके हाथ में रस्सी का सिरा था। अब वह उसकी आंखों में झांक रहा था। तभी किसी ने चीख कर कहा, उसकी आंखों में मत देख रोहित, उनमें कोई जादुई ताकत है। और रोहित ने अपनी आंखें उसकी आंखों से हटा ली। एक पल, अगर एक पल भी और मिल जाता तो नज़ीर अपने शिकार को मार चुका होता, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही उसके बाकी 4 साथियों में से एक ने रस्सी का सिरा खुद संभालते हुए बहुत तेज़ झटका दिया था। हाथों से शिकार की गर्दन निकल गई। झटके के साथ उसका शरीर नल से टकराया। दम घुटा होने के कारण उसने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की। टेप चिपका अल्ताफ़, एक ने चीख कर कहा। इसकी आवाज़ यदि गैलरी में तैनात सैनिकों तक पहुंच गई तो फंस जाएंगे। नल बहुत ज़ोर से सिर में लगा था, वहाँ से खून बह रहा था। बावजूद इसके नज़ीर ने खुद को आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ खड़ा किया था, लेकिन इस बार वह खड़ा होने से ज़्यादा कुछ न कर सका। एक फंदे वाली रस्सी संभाले हुए था। एक ने उसके मुंह पर टेप चिपका दिया था। 2 ने कलाइयाँ पकड़ी, उन्हें उमेट कर पीठ तक ले गए। चौथे ने दोनों कलाइयाँ पीठ पर बांध दी। अगर ये कहा जाए तो ज़रा भी गलत नहीं होगा कि उसे इस तरह जकड़ लिया गया था जैसे बिगड़े हुए सांड को जकड़ा जाता है। टेप लगा होने के कारण मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मगर फड़फड़ाती हुई टेप बता रही थी कि वह चीख पड़ने के लिए कितना बेचैन है। सुर्ख आंखों से वह बारी बारी से उन 5 पर आग बरसा रहा था। एक बार फिर उसने कहा, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही काला था, कोई इसकी आंखों में न देखे। सभी ने एक साथ उसकी आंखों से आंखें हटा ली। अब नज़ीर देख सकता था, वे वही 5 थे जिनके हुलिये का जिक्र हो चुका था। अपनी शक्ल से मिलते जुलते सिकंदर को पहचानने में उसे ज़रा भी देर नहीं लगी। वह उसी को घूर रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे उसे कच्चा चबाना चाहता हो। नज़ीर की हालत इस बार रस्सियों में जकड़े शेर जैसी थी, जबकि सिकंदर ने उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलाई। यही वक्त था जब नाजुक को अपने रिवॉल्वर से कवर किए निखार ने बाथरूम में कदम रखा। नाजुक के मुंह पर भी टेप चिपका हुआ था, चेहरे पर आतंक ही आतंक। नज़ीर को भी अपनी ही जैसी, बल्कि अपनी से भी ज़्यादा बदतर हालत में देखकर उसके चेहरे पर मौजूद आतंक के भावों में इजाफा हो गया। कुछ कहने की कोशिश की उसने, मगर टेप के कारण कामयाब न हो सके। इसके हाथ भी पीठ पर बांध दो, सिकंदर का हुक्म का तुरंत पालन किया गया। जिस वक्त नाजुक के हाथ उसकी पीठ पर बांधे जा रहे थे, उस सारे वक्त वह सिकंदर की तरफ ही देखती रही थी। जाने क्या क्या कहना चाहती थी वह, परंतु मुंह पर चिपका टेप उसके मुंह से लफ्ज़ तो क्या, आवाज़ तक नहीं निकलने दे रहा था। सिकंदर, अवतार ने कहा, कमाल की ताकत है इस लड़के में, इसने एक ही झटके में हम सबको। इसलिए तो कहा था कि बाथरूम में कदम रखते इसके गले में फंदा पड़ जाना चाहिए। सिकंदर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, अगर उसमें ज़रा सी भी चूक हो जाती तो ये हमारे काबू में आने वाला नहीं था। वाकई, अल्ताफ़ क्या उठा? सिकंदर ने निखार से मुखातिब होकर सवाल किया। तहखाने की गैलरी में तैनात सैनिकों को तो कोई भनक नहीं लगी? इतना मौका ही नहीं दिया मैंने उसे। निखार ने नाजुक की तरफ मुखातिब होकर कहा, बाथरूम की आवाज़ें सुनकर ये हड़बड़ाकर उठी थी कि मैंने रिवॉल्वर की नाल इसके हलक में ठूस दी और उसके बाद मुंह पर टेप चिपका दिया। आओ, अब हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकल जाना है। कहने के साथ सिकंदर बाथरूम के एक कोने की तरफ बढ़ा। नहीं सिकंदर, ये सब करना ठीक नहीं होगा। निखार की आवाज़ जंजीरों में जकड़े नज़ीर और नाजुक के कानों में पड़ी। जिस वक्त उन्होंने गर्दन उठाकर उस छोटे से मोकले की तरफ देखा जिससे आवाज़ आई थी, उस वक्त सिकंदर की आवाज़ सुनाई दी। उसने निखार के सेंटेंस के जवाब में कहा था, क्यों ठीक नहीं होगा? उसकी बेवफाई की सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए। निखार की आवाज़, क्या बेवफाई की है उसने तुम्हारे साथ? क्या उसने तुमसे कभी मोहब्बत की थी? नहीं, सिकंदर का जवाब। और उस जवाब के साथ ही नाजुक और नज़ीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। टेप लगे होने के कारण वे मुंह से भले ही कुछ ना बोल सके, लेकिन आंखें बहुत कुछ बोल गई थीं। नाजुक की आंखों की जगमगाहट नज़ीर से कह रही थी, सुन रहा है बेटे, सुन रहा है उसी जालिम के मुंह से अपनी माँ के पाक दामन की कहानी? और नज़ीर की आंखें कह रही थीं, मुझे ऐसे किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं है माँ, मैं जानता हूँ कि तुम पाक साफ़ हो। उधर निकार ने पुनः पूछा, क्या नज़ीर तुम्हारा बेटा है? एक बार फिर सिकंदर का जवाब, नहीं। ये खबर सिर्फ उसकी शक्ल मुझसे मिलने के कारण उड़ी, और हमने जानबूझकर इस मंशा से उसका खंडन नहीं किया ताकि एलिस नाम का एक अंग्रेज़ सारी ज़िंदगी ये सोच सोच कर कुड़ता रहे और जलील होता रहे कि उसकी बीवी ने एक हिंदुस्तानी के बेटे को जन्म दिया है। तो फिर उसकी कौन सी बेवफाई की बात कर रहे हो?
उसकी मदद से हम महल में तहलका मचाना चाहते थे, एलिस का खात्मा करना चाहते थे। उसने हमारी कोई मदद नहीं की, जबकि खंडहर में आज़ादी की इस लड़ाई में हमारा पूरा साथ देने का वादा किया था। वादा करके मुकरने की सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए। एक तरह से उसने देश से गद्दारी की है, और हमारा सिद्धांत है कि देश से गद्दारी करने वाले को हम नहीं बख्शते। इस बात को मैं भी मानती हूँ, निखार ने कहा, मगर इस वक्त जो कह रही हूँ उस लिहाज से नहीं कह रही। और किस लिहाज से कह रही हो? एक अन्य आवाज़। सोचो तो सही, जो कुछ तुम लोग करना चाहते हो, सिवाया कि जनता को जब उस बारे में पता लगेगा तो सारी रियासत में हमारे बारे में क्या धारणा बनेगी? क्या धारणा बनेगी? तीसरी आवाज़। जो जनता हमारे मिशन की पक्षधर है, उसे पवित्र मानती है और आज़ादी की इस लड़ाई में तरह तरह से हमारी मदद भी करती है, वह हमारे खिलाफ हो जाएगी। हीरो से विलेन बन जाएंगे। कुछ भी हो, जनता नाजुक को बहुत प्यार करती है। जनता को ये सब बताएगा ही कौन? जेम्स एलिस बताएगा, नज़ीर बताएगा, और हम कहेंगे कि वे झूठ बोल रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी आवाज़ ने कहा था, उनका मिशन ही जनता को हमारे खिलाफ भड़काना है। किसका यकीन करेगी जनता? हो सकता है वे जनता के सामने हमारे कृत्यों का कोई सबूत पेश कर दे। उस वक्त हम क्या करेंगे? पांचवी आवाज़ ने कहा, कोई सबूत पेश नहीं कर सकते निगार। जनता में हमारी साखी ऐसी कि हमें ही सच्चा माना जाएगा। हम तो उनमें से हैं कि कल नज़ीर के सामने भी मुकर जाएंगे, उसके सामने जिसे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। आंखों देखे को झूठा साबित कर देंगे हम। भला ऐसा कैसे हो सकता है? हो जाएगा निखार, सब कुछ हो जाएगा। सिकंदर की रहस्य में आवाज़ सुनाई दी थी। क्या तुम भूल गई कि सिकंदर नाम ही चमत्कार करके दिखाने वाला है? ज़रूरत पड़ी तो ऐसा भी करके दिखा दूंगा मैं। जब दिखाऊंगा तब देखना। मान जाओ सिकंदर, मान जाओ मेरी बात। मत करो ये सब। निखार जैसे गिड़गिड़ा उठी थी, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। जनता में बनी हमारी साख कहीं एक ही झटके में बिखर ना जाए। तुम बेवजह डर रही हो। अच्छा, एक काम करो, तुम मत चलो उस तरफ हमारे साथ। समझो कि तुम इस सब में शामिल नहीं हो। वैसे भी इसका उधर काम ही क्या है? उन्हीं में से किसी ने कहा, और बस आवाज़ें आनी बंद हो गई। नाजुक और नज़ीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। नाजुक के चेहरे पर जहाँ दूर दूर तक आत्मसंतुष्टि नजर आ रही थी, वहीं नज़ीर के चेहरे पर नाच रहा था जलजला। अगला दृश्य। गड़बड़ का पता तब लगा जब प्रत्येक सुबह नियमित रूप से नाजुक और नज़ीर का नाश्ता पहुंचाने वाले कैप्टन ने कक्ष का दरवाज़ा खटखटाया। बार बार खटखटाने और फिर दरवाज़ा पीटने पर भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो जेम्स एलिस को खबर की गई। एलिस हड़बड़ाता हुआ वहां पहुंचा। पहुंचते ही दरवाज़ा तोड़ देने का हुक्म दिया। उस हुक्म के मुश्किल से 5 मिनट बाद वह 5 सैनिकों और एक कैप्टन के साथ बाथरूम में था। बाथरूम के एक कोने में फर्श पर 2x2 का गड्ढा नज़र आ रहा था। उस गड्ढे को देखते ही एलिस के मुंह से निकला, माय गॉड। कहा, कहाँ यहाँ तक की सुरंग बनाकर यहाँ पहुँच गए वे लोग। इसमें दाखिल हुए बगैर कैसे जाना जा सकता है सर? कैप्टन ने अपनी होशियारी झाड़ी। जेम्स एलिस ने उसे घूरा ज़रूर, मगर कुछ बोला नहीं। उससे ध्यान हटाकर गड्ढे में झाँका। नीचे अंधेरा था। एक झटके से उसने नज़दीक खड़े सैनिक की बेल्ट के साथ लटकी टॉर्च खींची और उसे ऑन करके रोशनी गड्ढे में डाली। 2x2 का वह गड्ढा करीब 10 फुट गहरा था। कुछ देर तक उसका अवलोकन करने के बाद उसने बगैर किसी से मुखातिब हुए कहा, एक एक करके मेरे पीछे आओ, सतर्क रहना, हमारा सामना कभी भी उनसे हो सकता है। कैप्टन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि जेम्स एलिस ने गड्ढे में जंप लगा दी। वह 10 फुट नीचे जाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। हाथ में दबी टॉर्च की रोशनी घुमाई तो एक ऐसी सुरंग नजर आई जिसमें एक आदमी एक बार में आसानी के साथ चल सकता था। सुरंग 2 फुट चौड़ी और करीब 5 फुट ऊंची थी। 5 फुट से ज़्यादा लंबे शख्स को उसमें सिर झुकाकर चलना ज़रूरी था। टॉर्च का मुंह ऊपर की तरफ घुमाते हुए उसने ऊंची आवाज़ में कहा, सुरंग दूर तक चली गई है, एक एक करके नीचे आओ। उसने गलत नहीं कहा था। सिर झुकाए सभी सैनिकों और कैप्टन के साथ जब उसने सुरंग में सफ़र शुरू किया तो पाया कि बेसमेंट के भी 10 फुट नीचे बनी हुई सुरंग कई मोड़ों से गुजरती हुई ऐसे स्थान पर पहुंची जहां वे सब न केवल अपनी गर्दनें तान कर खड़े हो सकते थे, बल्कि इधर उधर चहलकदमी भी कर सकते थे। 10x10 का एरिया था वह। ज़मीन पर जगह जगह बिस्कुट और ब्रेड आदि के रैपर्स पड़े थे, पानी की खाली बोतलें भी। उन सबको देखता हुआ कैप्टन क्या होता, ऐसा लगता है सर कि यहाँ वे कई दिन रहे हैं। खाने पीने का अच्छा खासा सामान था उन पर। मेरे ख्याल से तो 1 महीने का, उससे भी ज़्यादा। वे 40 दिन यहीं रहे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही सर। इस जगह से अलग अलग दिशाओं में 3 सुरंगें फूट रही हैं। एक वह जिससे हम आए हैं, और 2 और। पता नहीं ये सुरंगें कहाँ पहुँच रही हैं। पता नहीं वे किस ओर गए। एक सैनिक ने सवाल उठाया। आओ, कहने के साथ एलिस उस सुरंग की तरफ बढ़ गया जो उसके नज़दीक वाली दीवार में थी। वह भी पिछली सुरंग की तरह 2 फुट चौड़ी और 5 फुट ऊंची थी। सो सिर झुकाए उसमें से गुजरते चले गए। 2 मोड़ पार करने के बाद ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से सुरंग आगे नहीं थी बल्कि ऊपर थी।
यानी इस वक्त वे 2 बाई 2 के करीब 30 फुट गहरे गड्ढे के फर्श पर खड़े थे। गड्ढे की दीवार में करीब हर गज पर मोटी मोटी कीलें गड़ी थी। उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ा जा सकता था। एलिस ने वही किया भी। उसके पीछे कैप्टन और कैप्टन के पीछे उनकी देखा देखी बाकी सैनिकों ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। गड्ढे का ऊपरी सिरा बंद था। एक पत्थर रखा हुआ था वहाँ, लेकिन वह इतना भारी नहीं था कि एलिस उसे अपने हाथों के ज़ोर से ऊपर की तरफ ढकेल न सकता। जब उसने गड्ढे की दोनों दीवारों पर पैर जमाकर वैसा किया तो पाया कि जिस पत्थर को वह ढकेल रहा था उसके ऊपर भूसा पड़ा हुआ था। वह भूसा जो जानवरों के खाने के काम आता था। पत्थर के हटने पर भूसे के कण गड्ढे में भी आ गिरे थे। पत्थर के हटते ही वह एक जंप के साथ गड्ढे से बाहर निकल गया और बाहर निकलने पर उसने खुद को भूसे के बहुत विशाल ढेर के बीचों बीच पाया। मन में ये उत्कंठा लिए वह उछलकर खड़ा हो गया कि आखिर वह निकला कहाँ है, तो खुद को अस्तबल में पाया। चारों तरफ घोड़े बंधे हुए थे। भूसे का ये ढेर उन्हीं के लिए था। एक एक करके कैप्टन और सैनिक भी गड्ढे से बाहर आ गए थे। हकबकाए से अभी वे अपने चारों तरफ देख ही रहे थे कि एलिस ने कहा, यह अस्तबल वॉटसन के घर के नज़दीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बीवी बच्चों को कवर करने से पहले और बाद में वे लोग नीचे 10 बाई 10 वाले स्थान में रहे थे और हम लोग उनकी इस सुरंग के मुंह को भूसे के ढेर के कारण नहीं खोज सके थे। कैप्टन ने कहा। यकीनन, एलिस बोला। महल की दूसरी जगहों की तरह उन्हें इस अस्तबल में भी ढूंढने की कोशिश की गई थी, मगर भूसे के इस ढेर को खंगालने का ख्याल किसी के दिमाग में नहीं आया। आता भी कैसे सर? ये बात सोची भी कैसे जा सकती थी कि वे लोग भूसे के अंदर भी छुपे हो सकते हैं? वे भूसे के अंदर नहीं, भूसे के नीचे थे। लेकिन सवाल ये है सर कि वे लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे और इस वक्त वे कहाँ हैं? एक सैनिक ने सवाल उठाया। एलिस ने कहा, इन दोनों सवालों का जवाब 10 बाई 10 के उस कमरे से शुरू होने वाली तीसरी सुरंग दे सकती है। सब चुप रह गए, जैसे बोलने के लिए किसी के पास कुछ रह ही नहीं गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद आओ कहने के साथ एलिस ने वापस उसी गड्ढे में उतरना शुरू कर दिया था जिससे वहाँ पहुँचे थे। बाकी सब ने उसका अनुसरण किया। तीसरी सुरंग में शुरू हुई उनकी यात्रा कई मोड़ पार करने के बाद जिस स्थान पर ख़त्म हुई वह ज़मीन के नीचे की तरफ गड्ढा था। यानी इस बार वे एक गड्ढे के ऊपरी सिरे पर खड़े थे। गड्ढे के फर्श पर पानी भरा हुआ था। पानी का तल उनसे केवल 5 फुट नीचे था। धड़कते दिल से एलिस उसमें उतर गया। उसके पैर दलदली ज़मीन में धंसकर रुक गए। पानी में पूरा नहीं डूबा था वह, केवल 5 फुट तक पानी था। जब उसने ये बात कैप्टन और सैनिकों को बताई तो वे सब भी पानी में उतर गए और फिर उन्होंने जल्दी ही पानी में डूबे उस गड्ढे को खोज निकाला जिससे गुजर का पानी यहाँ आया था। उस गड्ढे को पार करके तो उन्होंने खुद को खाई में पाया। उस खाई में जो महल की बेहद ऊंची चारदीवारी के साथ साथ महल के चारों तरफ खुदी हुई थी और जिसमें हर वक्त पानी भरा रहता था। यह वही खाई थी जिस पर महल के 4 दरवाज़ों तक पहुंचने के लिए 4 विशाल पुल बने हुए थे। ये 4 दरवाजे महल की 4 दिशाओं में थे। माय गॉड! खाई में भरे पानी में तैरते कैप्टन के मुंह से ये शब्द मानो सता निकले। यहाँ से सुरंग खोदकर वे पहले वॉटसन के क्वार्टर तक पहुँचे। उसके 40 दिन बाद 10 बाई 10 के कमरे से सुरंग बनाते हुए नज़ीर बाबा के बाथरूम तक। बात सबकी समझ में आ चुकी थी। तभी तो एक सैनिक कह उठा, सुरंग खोदने से निकली मिट्टी को वे इस खाई में डालते रहे होंगे, इस खाई में जिसमें कभी कोई नहीं उतरता। कमाल की बात तो यह है कि जो खाई महल के चारों तरफ उसकी हिफाजत की मंशा से बनाई गई है, महल के अंदर पहुंचने और फिर वहां से बाहर निकलने के लिए उन्होंने वहीं से रास्ता बना लिया। इसका मतलब वे महल से बाहर निकल चुके हैं। एलिस के लहजे से आग बरस रही थी। पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे और नाजुक नज़ीर के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं काला अंग्रेज़ के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।